ओके, सो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 5 के नोट्स। नेचुरल वेजिटेशन मतलब एक ऐसी नेचुरल ग्रोथ जिसको ह्यूमंस ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया है, नेचुरल तरीके से वो ग्रो कर रही है। राइट, जैसे कि नेचुरल जंगल होते हैं, लेकिन जो प्लांटेशन फॉरेस्ट होते हैं उनको इंसानों ने बनाया है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं मेनली? वहाँ पे सॉइल कैसा है, बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना रहता है, ये तीन मेन रीजंस हैं। इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको इन 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है आपकी एनसीईआरटी के अनुसार। राइट, अब इनको रटने की जरूरत नहीं है, एक हल्की सी चीज समझ लो। इसको ध्यान कैसे रखोगे? एक हो गया ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। फिर डेसिडियस और उससे कम हो गया थॉर्न। ये पानी के हिसाब से है कि जितना पानी कम होता रहेगा फॉरेस्ट बदलते रहेंगे। फिर अलग कैटेगरी होगी जो पहाड़ों के वेजिटेशन होती है, और अलग कैटेगरी होगी जो समुद्र के आसपास होती है। राइट, तो ध्यान कैसे रखोगे इसको कि जो समुद्र के पास मैंग्रोव्स हो गए, उसके बाद समुद्र के पास मान लो अंडमान निकोबार आइलैंड पे हो आप, या वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप पे हो, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उनके बाद उसमें थोड़ी कम बारिश होगी तो सेमी एवरग्रीन हो जाएंगे, और कम बारिश होगी तो मॉइस्ट डेसिडियस, और कम बारिश होगी तो ड्राई डेसिडियस, और कम बारिश होगी तो थॉर्न। है ना? तो ये तो पानी के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगी, बारिश कम होती जा रही है। ये होगा समुद्र के पास वाले एकदम नीचे लेवल पे। और लेवल ऊपर बढ़ाओगे तो कहाँ जाओगे? पहाड़ों में। राइट, तो वो ये कि यहाँ पे फुट हिल्स में डेसिडियस होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हो तो वेजिटेशन भी उस हिसाब से चेंज होती रहती है। ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एक एआई जनरेटेड फोटो है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। थोड़े बहुत यहाँ पे पेड़ वेड़ है, यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, मेन मेन आइडिया ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप इन 5 कैटेगरीज को कैसे याद कर सकते हो। 3 हो गई पानी के हिसाब से, एक हो गई बाकी 2 हो गई आपकी ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन, इनमें बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, राइट, यहाँ पे मेनली 3 तरह की लेयर्स देखी जाती हैं। नीचे होते हैं श्रब्स वगैरह, उनके ऊपर होते हैं मॉडरेट हाइट के ट्रीज, और सबसे ऊंचे होते हैं टॉल ट्रीज। जो टॉल ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर से भी ज़्यादा के हो सकते हैं। एवरग्रीन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये हमेशा हरे रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई पतझड़ जैसा सीजन नहीं होता है कि भाई ये टाइम आ गया है अब सारे पौधे जो है अपना पानी सॉरी पत्तियां शेड कर देंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं होता इसके अंदर। राइट, कोई एक पर्टिकुलर पेड़ है, अगर वो सूख भी गया किसी वजह से, तो बाकी पेड़ों में तो है पत्तियां वगैरह, है ना? तो सारे पेड़ एक साथ पत्तियां नहीं झाड़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको याद रखनी पड़ेंगी: रोजवुड, एनी, महागनी, एबनी। रीजन्स कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मैप देखोगे तो हल्का सा आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार हो गए, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप हो गए, वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, तो जो वेस्टर्न स्लोप है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी रेनफॉल है, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाते हैं यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके। फिर आगे सेमी एवरग्रीन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो एवरग्रीन है लेकिन उनमें अगर थोड़ी कम बारिश होती है जिन इलाकों में, वो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन बन गए हैं। राइट, इनके कुछ हिस्सों में ये मॉइस्ट डेसिडियस जैसे भी दिखते हैं। ये एवरग्रीन जनरली वैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें जो अंडरग्रोथ है यहाँ पे, घास फूस, वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर पेड़ पेड़ थोड़ा झड़ भी रहे हैं तो भी ये एकदम ग्रीन जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए व्हाइट सीडार, हॉलॉक और कैल। ओके, एंड जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे बताया ना कि यहाँ पे बारिश कम होगी, मान लो कोई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ऐसे तो नहीं कि भगवान ने बाउंड्री बना दी, किसी बाउंड्री में बारिश होगी, तो मेनली यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, किनारे में शायद थोड़ी कम बारिश हो रही होगी, यहाँ पे और भी कम बारिश होगी। तो एक तरह से जो ट्रांजिशन जोन हो गया, इस ट्रांजिशन जोन में यानी कि जो आउटर एरियाज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, लेस रेनी पास्ट है पार्ट है, या ट्रांजिशन जोन है, बाहर वाले एरियाज हैं एवरग्रीन के, उनमें हो जाते हैं आपके ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। राइट, अरे हम ट्रॉपिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बार बार? ट्रॉपिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे इंडिया है, तो ये जो फॉरेस्ट है जनरली ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, राइट, ट्रॉपिक्स में। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्लासिफिकेशन देखी थी? हमने देखी थी क्लासिफिकेशन की पहले हम देखेंगे एवरग्रीन, उसके बाद देखेंगे डेसिडियस। राइट, तो एवरग्रीन में 2 कैटेगरी हो गई, प्रॉपर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। अब जो डेसिडियस है इसमें भी 2 कैटेगरी है, मॉइस्ट और ड्राई। ठीक है, मॉइस्ट और ड्राई। तो ये हो गए मॉइस्ट, रिलेटिवली ज़्यादा बारिश रहती है, और ड्राई में रिलेटिवली कम बारिश रहती है।
कौन सी बात कर रहे हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट की। जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा इसी तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी जो कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज हैं, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल और कुसुम, राइट। और बाकी ये भी हैं, तेंदू, पलास, अमलतस वगैरह। रीजन अगेन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैप देखोगे मैप में आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैप दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ड्राई डेसिडियस के बारे में एनसीईआरटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, आपको इन लाइंस को एज इट इज बार बार पढ़ना है। जैसे ही इनमें से कोई सिमिलर लाइन एग्जाम में दिखाई दे तो समझ जाना कि ड्राई डेसिडियस की बात हो रही है, राइट। ऑन वेटर मार्जिन्स, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वो मॉइस्ट डेसिडियस की तरफ जाते हैं, एंड जहाँ पे कम बारिश होती है थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ। यार सिंपल सी बात है, अगेन कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होती। मान लो पे ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है फॉरेस्ट, है ना। अब इनमें बाहर की तरफ मान लो इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, है ना। और इस इलाके में कम बारिश होती है, यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट होंगे। तो इस तरफ थोड़े ये थॉर्न की तरफ चले जाते हैं, इस तरफ ये मॉइस्ट जैसे दिखते हैं। एज सिंपल एज दैट, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर है दे हैव पार्कलैंड लैंडस्केप, ओपन स्ट्रेचेस ऑफ टीक या अदर पेड़ पौधे। अब ये मत कहना कि सर टीक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉइस्ट में तो आप ड्राई में पढ़ा रहे हो टीक। वो ठीक है यार, ऐसा तो ना कि टीक यहाँ पे है तो यहीं पे मिलेगा, टीक और भी जगह मिल सकता है, यहाँ पे भी टीक मिलता है। मेन क्या है कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, यहाँ पे थोड़ी कम मात्रा में मिलता है, इतनी सी बात, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? पार्कलैंड लैंडस्केप। तो ये शब्द आ सकता है पार्कलैंड लैंडस्केप। कौन सी फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ये आपको पार्क जैसा दिख रहा है, कोई पार्क जो वेल मेंटेन्ड नहीं है। पार्क में क्या होता है? दूर दूर पेड़ होते हैं और बीच में सारी घास होती है, जो हमारे शहरों में पार्क होते हैं ऐसे होते हैं ना। तो ये भी पार्क जैसे दिखते हैं कि दूर दूर पेड़ है और बीच में जो है थोड़ी बहुत घास है। दिस इज पार्कलैंड लैंडस्केप। जब गर्मियां होती हैं, सूखा पड़ता है, तो पौधे, ये जो पेड़ हैं सारी अपनी पत्तियां इनकी ये खो देते हैं, एंड ऐसा लगता है कि नंगे पेड़, नेकेड ट्रीज हर जगह खड़े हुए हैं और बीच में से थोड़ी बहुत घास है, ठीक है। ये भी हो गया। इनके एग्जाम्पल है तेंदू, पलास, अमलतस, बेल, खैर, एक्सेलवुड। और कम बारिश अगर होगी तो वो कौन सा एरिया होगा? रेगिस्तान जैसा एरिया, थोड़ा बहुत, प्रॉपर रेगिस्तान नहीं बट काफी कम, जहाँ पे पेड़ पौधे हों। तो ये हो गया ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे आपके कैक्टस वगैरह और छोटी छोटी घास होती है, ये होती है टसकी ग्रास, ऐसी दिखती है ना, घास वगैरह थोड़ी बहुत हुई होती है ये, ठीक है ना। ये हो गई सारी टसकी ग्रास। ज़्यादातर टाइम इनमें कोई लीव्स वगैरह नहीं रहती हैं। इनके एग्जाम्पल है बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाम, खेर, नीम, खेजरी और पलास। ये वो मैप है, ठीक है ना। तो जैसे एवरग्रीन है तो एवरग्रीन यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और अंडमान निकोबार वाले एरिया में, और यहाँ पे। उसके बाद कम बारिश वाला कौन सा हो गया? एवरग्रीन से कम कौन होता है? डेसिडियस। ये सारा डेसिडियस वाला इलाका है। हमने पढ़ा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कौन से पेड़ पौधों ने कब्जा किया हुआ है? डेसिडियस ने। उससे कम बारिश होगी तो रेगिस्तान वाला इलाका आ गया। तो ये तो बारिश के सबसे क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होगी? जो मैंग्रोव्स हैं, राइट, मैंग्रोव्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट। अब जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, हम तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, चौथी कैटेगरी। हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली है, पहले एवरग्रीन पढ़ा, फिर डेसिडियस पढ़ा, और फिर थॉर्न पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं माउंटेन, फिर पढ़ेंगे वेटलैंड्स वाले जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं माउंटेन। तो माउंटेन फॉरेस्ट 2 तरह से डिवाइड करेंगे इंडिया के अंदर। एक वो जो हिमालय में पाए गए हैं माउंटेन्स में, और माउंटेन सिर्फ यहाँ पे नहीं, पेनिनसुला में भी तो माउंटेन्स हैं, वो हो गए सदर्न, ठीक है। तो नॉर्दर्न एंड सदर्न, 2 हिस्सों में इनको पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हिमालयस वाले हैं। हिमालयस की स्पेशलिटी ये है कि हिमालयस में आपको ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक हर तरह की वेजिटेशन मिल जाएगी, ठीक। तो जो सबसे नीचे है, ये जो टेबल है ना, ये आपके एनसीईआरटी में काफी, मतलब टेबल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, काफी उल्टा उल्टा करके दिया हुआ है, तो जस्ट मैंने टेबल बना दी है, राइट। अब टेबल को कैसे पढ़ोगे? पीडीएफ में दी है, इसको लर्न कर लेना, एंड एक बार इनकी फोटोज देख लो, राइट। फोटोज देखोगे तो थोड़ा सा और चीजें समझ में आ जाएंगी। एक सेकेंड। तो सबसे नीचे जो फुट हिल्स हैं, हिमालयस के जो फुट हिल्स हैं, वहां पे मिलेंगे आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट। थोड़ा सा ऊपर आओगे
तो आपको मिलेगा 1000 से 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड के बीच में ओक, चिरपाइन, चिनार, चिनार जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कश्मीर में, राइट, वेस्टर्न हिमालयाज में, और दियोदर, हिमाचल में काफ़ी हैं दियोदर। और ऊंचाई पे आओगे तो मिलेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट और एल्पाइन मेडोस, ठीक। और ऊपर आओगे तो सिल्वर फर एंड रोडोडेंड्रॉन्स। और ऊपर आओगे जहाँ पे सिर्फ पत्थर और बर्फ होती है तो वहां मिलेंगे आपको मॉसेस। जैसे पत्थर है ना, पत्थर के ऊपर ऐसे लगता है कि चिकनी सी एल्गी लग गई है, ये बहुत ही छोटी छोटी सी और सॉफ्ट वेलवेट जैसी घास सी उगी हुई है, ऊंची घास नहीं उगती है ना, बहुत हल्की हल्की सी चिपकी रहती है पत्थर से, दैट इज मॉसेस। और ये हो गए आपके लाइकन्स, ठीक है। तो मॉसेस एंड लाइकन्स बिल्कुल जहाँ टुंड्रा वेजिटेशन होती है, बिल्कुल ही बर्फ होती है, सिर्फ पत्थर होते हैं, वहां पे भी उग जाती है, राइट। तो अब ये जो भी चीजें यहाँ पे दी हैं ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, आपने बस इनको एक बार पढ़ लेना है। यूपीएससी बस इतना सा पूछ सकता है कि मान लो पूछ लेगा कि भी जो ब्लू पाइन है, क्या ब्लू पाइन हिमालयन फुटहिल्स पे पाए जाते हैं? नहीं, वो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हैं ये चीजें, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बस हल्का सा आपने आइडिया लेना है। इसके बाद हम आएंगे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में। तो साउथ में माउंटेन्स कहाँ पे हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर? भाई मेनली ये 3 जगह पाए जाते हैं। ये अगर पेनिनसुलर इंडिया का मैप है तो एक तो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे हैं, दूसरा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, और तीसरा यहाँ पे जो नीलगिरी है जो कि वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। तो यही 3 मेन हिस्से आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, राइट। ये गलत है, ठीक है ना, ये चीज़ आप काट लेना, इसको मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। ये चीज़ गलत लिखी है, वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, ये तो सदर्न का नहीं है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सेंट्रल इंडिया में विंध्यास है, मेनली विंध्या रेंज, और विंध्या के साथ में सतपुरा और यहाँ पे माइकल रेंज, राइट। तो मेनली विंध्यास और थोड़े बहुत यहाँ पे भी माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर दूसरा हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में हायर रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड 1500 मीटर से ऊपर है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में है, सॉरी ट्रॉपिकल एरियाज में है, ठीक। तो यहाँ पे जो मान लो पहाड़ है, वेस्टर्न घाट का पहाड़ है, हाई ऑल्टीट्यूड हो गया, यानी कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो गई। अब जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे, टेम्परेट मिलेंगे या ट्रॉपिकल मिलेंगे? भाई यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, है ना। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल से ऊपर जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है ना। तो ऐसे मान लो वेस्टर्न घाट में पहाड़ हैं, और कहने के लिए ये पहाड़ सारे ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो फुट हिल्स हैं यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ठंड बढ़ जाएगी, ठंड बढ़ेगी, तो इसलिए हायर ऑल्टीट्यूड्स में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। और अगर साउथ में चले जाओगे, जो वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी, अनामलाई और पलानी हिल्स, यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, राइट। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स में जब आप नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जाते हो, उनकी हाइट बढ़ती रहती है ना। तो जब इनकी ये और नीचे आ रहे हो, और नीचे आ रहे हो, और नीचे आ रहे हो, और अनामलाई से थोड़ा ऊपर ये वाला जो एरिया है नीलगिरी हिल्स वाला, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड काफी हाई हो जाता है, तो यहाँ पे अलग ही तरह के फॉरेस्ट दिखते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट। और यहाँ के टेम्परेट फॉरेस्ट को बोलते हैं शोलास, ठीक है। तो एक तो ट्री की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, और दूसरा ट्री इस तरह के पैचेस में दिखते हैं, और बीच में बहुत सारी घास होती है, इसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ, राइट। और इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हो गए इस इलाके के? मैग्नोलिया, लॉरल, सिंचोना एंड वॉटल। अब लास्ट कैटेगरी कौन सी? जो समुद्र के पास वाली होती है या पानी में डूबी रहती है हमेशा, यानी कि मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स। मैंग्रोव्स वो पेड़ होते हैं जो सॉल्टी वाटर में, खारे पानी में भी खूब उगते हैं, राइट। तो इंडिया में कितना एरिया है इनका? 4992, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे। एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 6000 के आसपास दिया हुआ है, बट वो बहुत पुराना डेटा है। आईएसएफआर 2021 और 23 दोनों कहते हैं कि करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि दुनिया का लगभग 6% मैंग्रोव्स इंडिया के अंदर हैं। जो भी सॉल्टी एरियाज होते हैं वहां पे उग जाते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है सुंदरबंस, एंड काफी कुछ ये अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में वैसे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन जो कोस्टल एरिया है
यहाँ पे बिल्कुल समुद्र से मिल रही है आइलैंड, वहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा होगा अपने वेटलैंड्स। अब एक तो होते हैं नेचुरल वेटलैंड्स, यानी कि वहाँ पे लगभग हमेशा ही ज़मीन में काफ़ी मार्शी कंडीशंस रहती हैं, पानी सा भरा रहता है, ठीक है ना। लेकिन इंसानों ने भी बहुत सारे एरियाज को इस तरह से मार्शलैंड्स बना लिया है पैडी कल्टीवेशन के लिए, राइट। बिकॉज पैडी कल्टीवेशन के लिए मोस्टली अगर आप ड्राई सीड राइस कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, ड्राई राइस कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको हमेशा पौधे जो चावल का पौधा है उसको पानी से भरे हुए खेत में ही लगाना पड़ता है, ताकि वीड्स के ओवर उसको एडवांटेज मिल सके। पहले एक जगह राइस का पौधा लगाया जाता है, बनाया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है, और फिर नर्सरी से उगा के उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है इन पानी से भरे हुए खेतों के अंदर, राइट। तो पैडी कल्टीवेशन के लिए भी बहुत सारे इंडिया में वेटलैंड्स हैं, और इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनमें से 70% बेसिकली चावल उगाने के लिए ही यूज किए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, चिलिका लेक उड़ीसा की, और राजस्थान के भरतपुर में केवलादियो नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड पॉलिसी। ठीक है। तो ब्रिटिश एरा में क्या हुआ था कि जंगलों का काफी ज्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और नए फॉरेस्ट लगाए गए थे। क्या मतलब हुआ? फॉरेस्ट लगाए गए थे, राइट। तो एक होता है नेचुरल जंगल, जैसा आपने मूवीज वगैरह में देखते हो एकदम घना जंगल है, लेकिन इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने जंगलों को काट के या तो खेती बाड़ी शुरू कर दी, या फिर जंगलों काटने के बाद वहां पे प्रॉपर तरीके से पेड़ लगाने शुरू करे। लेकिन नेचुरल जंगल के अंदर तो बहुत सारी वैरायटी के पेड़ पौधे होते हैं। इंसानों ने जो फॉरेस्ट बनाए, जंगल नहीं, इंसानों ने जो फॉरेस्ट बनाए, प्लांटेशंस बनाई, टीक की, साल की, शीशम की, तो वो प्लांटेशंस हमने एक ही तरह के पेड़ लगाए एंड उनको प्रॉपर जो है रोज में लगा के इस तरह से उगाया, राइट। तो ब्रिटिशर्स ये काम करते थे। तो अगर किसी ने फॉरेस्ट्री वगैरह पढ़ा हो तो उनको चीज पता होगी कि बहुत बड़े एरिया को जो है ऐसे 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है इसकी, मान लो यहाँ पे पेड़ अच्छा खासे उगे हुए हैं, इनको काट लो, फिर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, फिर अगली बार जब इसको काट चुके होंगे तो यहाँ पे नए पेड़ लगा देना, एंड फिर यहाँ पे इनकी कटाई करना। इन द मीन टाइम ये भी उग रहे होंगे, ये वाले सेक्टर भी उग रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया गया था ब्रिटिश एरा के अंदर, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर प्लांटेशन एंड अदर थिंग्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने कहा भी इस तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का खुला में एक्सप्लॉयटेशन नहीं चलेगा। इंडिया 33% अपना एरिया फॉरेस्ट के अंडर रखेगा। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली लोगों के लिए उपयोगी फॉरेस्ट। अब आप पेड़ पौधों को लोगों के लिए उपयोगी तो बहुत पहले से हैं, बट आप उसको सिस्टमैटिक वे में कैसे बना सकते हो? तो उसके 3 तरीके होते हैं, अर्बन, रूरल एंड फार्म। अर्बन फॉरेस्ट्री समझते हो आप कि अर्बन एरियाज में जो भी पेड़ वेड़ लग रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, पार्क गार्डन या रोड साइड जो पेड़ लग रहे हैं, ये सारी अर्बन फॉरेस्ट्री का पार्ट हो गया। दूसरा हो गया रूरल फॉरेस्ट्री, गांव में। अब गांव में मेनली 2 तरह से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। एक हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि नीचे आप अपनी फसल उगा रहे हो एंड ऊपर साथ में जो है पेड़ भी उग रहे हैं, राइट। तो दोनों, लेकिन देखना पड़ता है कि कौन सी स्पीशीज है। कई बार उल्टा भी हो जाता है कि आपने कोई स्पीशीज का पेड़ लगाए एंड उनकी रूट से कुछ ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के लगाने पड़ते हैं कि अगर आप कौन सी फसल उगा रहे हैं, उस फसल को छाया चाहिए भी या नहीं चाहिए। जैसे जो कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस को, कॉफ़ी श्रब्स को बहुत ज़्यादा शेड में उगाना पड़ता है, तो इसलिए वो बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर आप साथ में पेड़ भी उगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर किसी क्रॉप को सनलाइट चाहिए प्रॉपर, तो साथ में पेड़ नहीं उगाओगे फिर आप इस तरीके से। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और फॉरेस्ट्री भी कर रहे हो साथ में, एक ही लैंड पे एक ही टाइम पे। दूसरा हो गया कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कि लोग अपने विलेज के आसपास एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं एंड फिर उनसे जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। चाहे वो थोड़ी बहुत टहनी वहनी तोड़ के ले आए जिनसे फ्यूलवुड के लिए यूज हो गया, या इनके रिसोर्सेज फ्रूट एंड अदर सच थिंग्स, राइट। तो वो क्या हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया आपका सोशल फॉरेस्ट्री का, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का। एंड फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है कि किसान अपने हिसाब से जो है अपने लैंड पे कमर्शियल या नॉन कमर्शियल यूज के लिए फॉर ट्रीज वगैरह उगाता है। ये बात करी हमने कौन से ट्रीज की बात करी अभी हमने, राइट। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेन कानून है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसे 2-3 बार अमेंड किया गया है। ये मेन लीगल फ्रेमवर्क है। इसके स्केड्यूल्स में कुछ स्पीशीज के नाम दिए गए हैं, प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी, राइट। एंड इसी के बेसिस पे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोटिफाई करी जाती हैं। 1973 में इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। उस समय 9 टाइगर रिजर्व्स थे
2006 में जब पहला टाइगर सेंसस किया गया तो इंडिया में अराउंड 1400 टाइगर्स पाए गए थे, एंड जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस किया गया वो ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया में 3600 टाइगर्स हैं। ग्लोबली जितने भी टाइगर्स हैं उनमें से अराउंड 3/4 यानी कि 75% इंडिया के अंदर हैं। 1992 में हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया एंड कुछ अदर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करे, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, हंगुल प्रोजेक्ट जो कश्मीर में पाया जाता है, मस्क डियर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। इंडिया में फिलहाल प्रोटेक्टेड एरियाज कितने हैं? सरकारी डेटा जो लेटेस्ट अगस्त 2025 में अपडेट किया गया था उसके हिसाब से इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं और 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। करंट अफेयर्स में हम पढ़ा देंगे इसके बाद जो भी अपडेट्स वगैरह हुए होंगे, ठीक है ना। बट आपको ध्यान के रखना है कि एटलीस्ट इतने तो हैं ही, तो अगर कोई भी ऑप्शन इनसे कम का आता है तो वो तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए थे तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लेते हुए, इसको स्ट्रेंथन कह लो या वीकन कह लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, तो सरकार ने इसको मर्ज कर दिया प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ में। बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 हैं, राइट, ये इंडिया के अंदर है 18। अब एक प्रोग्राम होता है यूनेस्को का, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। उस वर्ल्ड नेटवर्क में इंडिया के 18 में से 13 उसका पार्ट है। हर जगह लिखा होता है 12, लेकिन मैं 13 बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सितंबर 2025 में एक और ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स नोटिफाई करे गए उनमें सबसे पहले कौन सा नोटिफाई किया गया? नीलगिरी, ठीक है। ये सारे इसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं एग्जैक्टली। और सबसे बाद में पन्ना 2011 में, ठीक है। और यूनेस्को ने जब इनमें से कुछ को अपने नेटवर्क में इंक्लूड किया तो उसमें सबसे पहले किसको किया था? अगेन नीलगिरी को इन द ईयर 2000। और सबसे लेटेस्ट किसको किया है? हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को 2025 में। इंडिया में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और सबसे छोटा असम का दिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 कवर करेंगे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 के नोट्स। हैजर्ड और डिजास्टर में क्या फ़र्क होता है? हैजर्ड मतलब पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि उससे हानि हो सकती है। एक बंदूक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, वो बंदूक अपने आप नहीं चलेगी, लेकिन वो हैजर्डस ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल है कि उससे किसी का नुकसान हो सकता है बंदूक से, है ना। जब सच में कोई बंदूक उठा के किसी का कुछ गलत करे तो वो हो गया डिजास्टर, ठीक है। जैसे गन शूटिंग्स होती हैं यूएस के अंदर, उसी तरह से अगर किसी दूर दराज के आइलैंड पे वोल्केनो फट जाता है तो वो हैजर्ड है, राइट। लेकिन अगर लोग वहां पे रहना शुरू कर दें, है ना, बिल्कुल उसके नीचे जाके रहना शुरू कर दें और फिर जब वो फटेगा तो फिर हम कहेंगे यहाँ पे डिजास्टर हो गया, राइट। सो इट इज एन हैजर्डस ऑब्जेक्ट और हैजर्डस थिंग, और इसके बाद अगर लोग को हानि होगी तो वो डिजास्टर हो जाएगा। तो हैजर्ड में पोटेंशियल होता है डिजास्टर करने का, इसीलिए वार्निंग लिखी होती है हैजर्डस ऑब्जेक्ट कीप अवे, इस तरह से। योकोहामा स्ट्रैटेजी, डिजास्टर्स बाउंड्री देख के नहीं आते कि ये इंडिया की बाउंड्री है, हम इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही एक्ट करेंगे और बॉर्डर क्रॉस करते ही अर्थक्वेक की वेव्स यहाँ पे नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए देशों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। सुनामी आई, ठीक है, सुनामी आएगी तो वो बहुत सारे देशों को इम्पैक्ट करेगी, तो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर एक देश में अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो किसी वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, उस देश की डिजास्टर से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो बाकी देशों को उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिजास्टर के केस में हमेशा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। उनमें से जो पहली थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, वो जापान के योकोहामा में हुई थी 1994 में। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकला उसको बोलते हैं योकोहामा स्ट्रैटेजी। आपको प्रीलिम्स के लिए इस तरह की टर्म्स ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशंस ने इसी पहली कॉन्फ्रेंस वाले डिकेड को, यानी कि 1990 से 2000 को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन नाम दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ही सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, भाई आसमान में, जमीन पे, पानी में, और बायोलॉजिकल, 4 तरह के होते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक में मतलब समझाने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, आपको पता चल रही है किस तरह के एटमॉस्फेरिक हो गए, टॉर्नेडो, साइक्लोन, ये सब चीज़ें।
टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन से रिलेटेड हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, या फिर मान लो कहीं पे माइनिंग हो रही है, ज़मीन धँस जाए, या किसी और नेचुरल वजह से ज़मीन नीचे धँस जाती है, सिंक होल बन जाता है। एक्वाटिक डिज़ास्टर्स, पानी से रिलेटेड, जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी, टाइडल वेव्स। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, मतलब ये ना डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं है, जैसे टाइडल वेव ऑब्वियसली ऐसी नहीं दिखती है, ठीक है ना। दीज आर एआई जनरेटेड डायग्राम, तो थोड़ी सी इनएक्यूरेसी होगी। मेन मकसद सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जांपल की तरह चीज़ें ध्यान में रहे, बस इसलिए थोड़ा डायग्राम बनाए हुए हैं। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, जैसे कोविड आया, तो कोविड क्या था, एक डिज़ास्टर था या नहीं था? बिल्कुल था। और किस तरह का डिज़ास्टर था? बायोलॉजिकल। लोकस्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारे इलाके में किसानों की सबकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो वो भी एक तरह का बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है, ठीक। आपके एनसीईआरटी कहती है कि अर्थक्वेक्स दो तरह से आ सकते हैं, एक होते हैं जिनका टेक्टोनिक ओरिजिन होता है और दूसरे बाकी रीजन होते हैं। टेक्टोनिक वाले ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, टेक्टोनिक वालों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, पूरी की पूरी धरती इधर से उधर जा रही थी, बीच में कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में बीच में कुछ घर्षण हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही थी और फाइनली वो एनर्जी रिलीज हो गई, तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाले ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स वाले। और जो बाकी होते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। कहीं पे वोल्केनो फट जाए तो आसपास की धरती में कंपन होगा, भूकंप जरूर आएगा, राइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है यहाँ पे। उसी तरह लैंडस्लाइड, अगर पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से नीचे गिरेगा तो आसपास के इलाकों में अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स थोड़ी बहुत जाएंगी, है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होंगी। रॉक फॉल या फिर लैंड माइनिंग की वजह से या किसी भी वजह से अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है कोल की, या नेचुरल सिंक होल बन जाए, उसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस होता है, सिर्फ ऊपर वाली परत हल्की सी फट जाती है धरती की, तो उससे भी हल्का सा अर्थक्वेक आ सकता है, राइट। अब लैंड सब्सिडेंस में देख रहे हो यहाँ पे धरती फट रही है और यहाँ पे भी धरती फट रही है, फर्क क्या हुआ? लैंड सब्सिडेंस में धरती का बहुत ही ऊपर वाला जो हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा ऊपर वाला, बस उसमें क्रैक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो धरती के बहुत नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में जो क्रैक्स हैं वहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हो रहा है, राइट, तो इसमें ज्यादा एनर्जी होती है। ये वाला पॉइंट हो गया। इंडिया में जो मेनली आते हैं अर्थक्वेक्स हिमालयन रीजन में स्पेशली, वो टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे हिमालयस की हाइट भी बढ़ रही है और प्लेट्स के बीच में घर्षण बढ़ रहा है। ये एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है और अचानक से जब फटती है, निकलती है, तो अर्थक्वेक आ जाते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया है ये तो काफ़ी स्टेबल है, बट यहाँ पे भी कुछ अर्थक्वेक देखे गए हैं। जैसे 1967 में कोयना डैम के पास अर्थक्वेक आया था, कहते हैं कि शायद डैम की वजह से हुआ था वो, एंड 1993 में लतुर में। ये तो फेमस एग्जांपल्स हैं, बाकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि कच्छ में अर्थक्वेक आया था, राइट। तो पेनिनसुलर ब्लॉक जनरली स्टेबल माना जाता है, बट यहाँ पे भी अर्थक्वेक देखे गए हैं, तो साइंटिस्ट इसका रीजन देते हैं कि शायद हमारा पेनिनसुलर इंडिया भी टूट रहा है। भाई पेनिनसुलर इंडिया जाके हिमालय यहाँ से टकराया एशिया से, तो हिमालयस बन गए, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया जैसे हमने पहले कई क्लासेस में देखा था, ये काफ़ी स्टेबल ब्लॉक है, बट इस ब्लॉक में भी बीच में कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, एंड इन फॉल्ट्स की वजह से हम कहते हैं कि शायद पेनिनसुलर इंडिया भी टूट रहा होगा, इस वजह से भी यहाँ पे कुछ कुछ भूकंप आ रहे हैं। जैसे अफ्रीका में भी फॉल्ट आ रहा है ना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, जिससे कह रहे हैं कि अफ्रीका दो हिस्सों में टूट रहा है, उसी तरह से कुछ कुछ। इनका इम्पैक्ट क्या होता है? लिक्विफैक्शन ऑफ द सॉइल, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और भी बहुत सारी चीज़ें। एक छोटा सा डब्बा लो, उस डब्बे में आटा डालो, खाली डब्बे में आटा डालो, ठीक है, आटा ऐसे भर जाएगा, फिर डब्बे को थोड़ा शेक करो, शेक करोगे तो क्या होगा, आटा नीचे सेटल हो जाता है ना, जगह बन जाती है, राइट। दूसरा एग्जांपल लो, आपके घर की छत बन रही थी, राइट, कंक्रीट डाला, उसके बाद उसको शेक किया जाता है, एक मशीन होती है, मशीन उसमें वाइब्रेशंस लाती है, वाइब्रेशन जैसे आपने यहाँ पे शेक किया ना इसको डब्बे को, ऐसे यहाँ पे कंक्रीट को शेक किया जाता है। उससे होता क्या, इन दोनों केसेस में हुआ क्या कि जो भी बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, जैसे मान लो ये है और इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं बीच में, कंक्रीट के, आटे के, जिस मर्जी के, उनके बीच में ना बहुत सारी स्पेस होती है, हवा होती है, हिलाने से ना ये आपस में हवा बाहर निकल जाती है और ये आपस में पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाती है चीज़। अब धरती में क्या होता है कि धरती में नीचे सॉइल है, लूज सॉइल है और पानी भी है। अर्थक्वेक की वजह से जब ये धरती हिलेगी
तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पानी थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है, हवा पानी थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, और सॉइल थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे आटा नीचे की तरफ हो गया था ना डब्बे में, वैसी धरती थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाएगी। जब धरती हल्की सी भी नीचे की तरफ हो गई, तो उसके ऊपर का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी तो बैंड बच जाएगी। ठीक। अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है, और लैंडस्लाइड की वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। दोनों ही बातें हो गई है ना। तो अगर अर्थक्वेक होगा तो पहाड़ों में उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाएगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और अगर अर्थक्वेक की वजह से डैम टूट गया तो फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो एक डिजास्टर की वजह से बाकी डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक को 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। आपके एनसीईआरटी 5 कहती है, 5 नहीं है, 2002 में ही जोन 1 एंड 2 को मर्ज कर दिया गया था। राइट। तो अभी फिलहाल इंडिया को 4 सिस्मिक जोन्स 2, 3, 4, 5 में डिवाइड किया गया है। 5 में आपको पता ही है कौन कौन से इलाके होंगे, जैसे हिमालयाज हो गए, कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो गए, एंड गुजरात का कच्छ हो गया, और दिल्ली जोन 4 में आती है। डेक्कन प्लेटू को, पेनिनसुलर इंडिया को जनरली स्टेबल माना जाता है, हालांकि वहां पे भी कुछ अर्थक्वेक देखे गए हैं। ये एनआईडीएम की वेबसाइट से लिया हुआ अर्थक्वेक जोन मैप है। ठीक है, तो ये वाले हो गए, जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये जोन 5 है। उसके बाद जोन 4 जो है वो ये वाला हो गया, जैसे दिल्ली वाला इलाका है, जम्मू कश्मीर वाला, बाकी पहाड़ी इलाके हैं। राइट। तो जितने हिमालयाज वाला रीजन हो गया, ये पूरा का पूरा एक तरह से मान लो आप कि थोड़ा बहुत तो आपका जोन 5 में है और बाकी जोन 4 में है। और उसकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से दिल्ली भी खतरे में है। मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, क्या हम अर्थक्वेक को रोक सकते हैं? रोक तो नहीं सकते, तो हम बस इतना कर सकते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आए तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर थोड़ा कम हो। राइट। तो सबसे पहला काम होगा अर्थक्वेक को मॉनिटर करना, कि अर्थक्वेक बहुत सारी जगहों पे ना सिस्मोग्राफ रखे हुए होते हैं कि कहाँ पे कितना अर्थक्वेक आया, छोटे अर्थक्वेक आए, बड़े अर्थक्वेक आए, वो सारे डेटा इकट्ठा होता रहता है, एंड साइंटिस्ट उसको स्टडी करते रहते हैं। दूसरा, अब हमारे जीपीएस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है, तो उसकी मदद से भी टेक्टोनिक प्लेट्स कितना कितना मूव कर रही है, 1 सेंटीमीटर से मूव कर रही है एशिया की तरफ, वो सारी कैलकुलेशंस डेटा आता रहता है। वनरेबिलिटी मैपिंग, कि भी कौन सा इलाका कितना ज़्यादा खतरे में है अर्थक्वेक के, उसके हिसाब से क्या लोगे स्टेप्स। सिर्फ एग्जाम में बनाने के लिए मैप होता है नहीं, उसके बेसिस पे आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइंस बनवाओगे लोगों से। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, तो बोर्ड कोड के हिसाब से अगर कोई दिल्ली में बिल्डिंग बन रही है तो उसको सर्टेन फीचर्स अपनाने पड़ेंगे, स्पेशली जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, ताकि अगर अर्थक्वेक आए तो वो बिल्डिंग ना गिरे। राइट। और जो कम वल्नरेबिलिटी वाले एरियाज हैं उनमें ये स्ट्रिक्ट मेजर्स थोड़े लूज किए जा सकते हैं। सुनामी, गहरे समुद्र में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन कोस्ट के पास आते ही सुनामी बहुत ऊंची हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, हाईवे है, हाईवे पे फ्रीली गाड़ियां बड़ी स्पीड से जा रही हैं, अच्छी बात है। तो ये गहरा समुद्र है, तो गहरे समुद्र में कोई रुकावट नहीं है। जैसे ही टोल प्लाजा आया, रेल लाइट आ गई, तो कंजेशन हो गया ना, तो सारी आपस में पास पास आ जाएंगी, कंजेशन हो जाएगा, एक दूसरे पर हो सकता चढ़ जाएं गाड़ियां। तो सेम चीज सुनामी के साथ होती है, क्योंकि गहरे समुद्र में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो फिर यहाँ पे सुनामी ऊपर से जाएगी, पाइल अप हो जाएगी, है ना। तो गहरे समुद्र में जब सुनामी नीचे नीचे जा रही है, उसके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए आराम से नीचे जा रही है। ऊपर जो शिप है उसको पता भी नहीं चलेगा, अगर पता चलेगा भी तो बहुत ही लॉन्ग वेव लेंथ है इसकी, आराम से वेव इसके नीचे से चली जाएगी, इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब ये रेलेट के पास आ गई, यहाँ पे रुकावट आ गई, तो सुनामी के पास और कोई जगह ही नहीं है जाने की, धरती के अंदर थोड़ा पानी जाएगा। राइट। और बहुत चौड़ाई में है, ऐसे में लेफ्ट राइट चली जाए, उधर भी है इधर भी है, हर जगह है सुनामी। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है, ऊपर की तरफ जाना। जो ऊपर की तरफ जाती है तो हमें लगता है अरे बाप रे इतनी ऊंची सुनामी की लहर आ गई। राइट। तो आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि गहरे समुद्र में वेवलेंथ काफी लॉन्ग होती है और हाइट काफी छोटी होती है। कोस्ट पे उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी और हाइट ऊंची हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 2004 में इंडियन ओशन में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिससे इंडोनेशिया के बंदा एशिया में 60,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, और इंडिया में भी 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। उसके बाद इंडिया ने इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम ज्वाइन किया था। सुनामी को और क्या कहा जाता है? सिस्मिक सी वेव्स, हार्बर वेव्स या शैलो वाटर वेव्स। इनका रीजन क्या होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी फ्लोर,
अचानक से मान लो एक हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाए, धप, जैसे हल्का सा ऊपर की तरफ एकदम नीचे की तरफ हुआ झटके से, तो वेव क्रिएट होगी ना। बाल्टी में पानी लो और एक बार हाथ मारो, थप्पा मारो हाथ का एक बार, तो वेव्स जाएंगी ना इधर उधर। और ये तो धरती हिल रही है, राइट। ऐसे यहाँ पे मान लो कोई वोल्केनो है, वो धम फटी एकदम से, तो ऑब्वियसली उसकी वेव्स जाएंगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इंडिया में कौन से साइक्लोन्स आते हैं, टेम्परेट या ट्रॉपिकल? भाई इंडिया का आधा हिस्सा तो ट्रॉपिकल एरियाज में है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स बनते हैं, बट बहुत कम बनते हैं, एंड जो बनते हैं वो जनरली इंडिया की तरफ बहुत रेयर ही आते हैं। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनते रहते हैं। साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, वो करीब 500 से 1000 किलोमीटर की उनकी चौड़ाई होती है पूरे साइक्लोन की। और हॉरिजॉन्टली, यानी कि अगर आप साइड में से देखो, ये मान लो अर्थ है, ठीक है ना, और अर्थ से अगर आप ऐसे देखोगे तो करीब इनकी जो हाइट है वो 12 से 14 किलोमीटर रहती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में रेयरली इनका कोई इम्पैक्ट होता है। जनरली ये मानसून के दौरान ज़्यादा बनते हैं 10 से 15 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, इस इलाके में। लेकिन इंडिया में जो आते हैं बे ऑफ बंगाल में, वो जनरली अक्टूबर नवंबर के आसपास आते हैं, जो थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ बनते हैं। इनका सोर्स क्या होता है, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है इनके पास, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग हैं? तो जब समुद्र के ऊपर से आ रहे होते हैं तो पानी भाप में बनता है। क्यों? क्योंकि सूरज की उसको एनर्जी मिली। तो अगर सूरज ने अपनी एनर्जी इस पानी को ट्रांसफर करी, जिस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से पानी इतना खुश हुआ कि वो इवेपोरेट होके हवा में उड़ने लग गया, यानी कि बादल बन गए बहुत सारे बड़े स्केल पे, तो एनर्जी यहाँ पे आ गई अल्टीमेटली बादलों के अंदर। अब अगर बहुत ज़्यादा बादल बन जाएं, बहुत ज़्यादा बादल बन जाएं, तो सारी एनर्जी स्टोर है, तो कभी ना कभी तो एनर्जी निकलेगी ना, वो जैसे अर्थक्वेक के केस में निकलती थी, जो एनर्जी स्टोर हो जा रही है, तो वो एनर्जी कब निकलेगी? लैंड पे आके। लैंड पे आके क्यों जनरली? भाई अल्टीमेटली आप ये देखो ना कि जब तक समुद्र के ऊपर है तो इसको सप्लाई मिले जा रहा है और एनर्जी ऐड हो जा रही है, भाप यहाँ पे और ऊपर आई जा रही है। लेकिन जब लैंड के ऊपर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो इसको ये नया एनर्जी सप्लाई बंद हो जाता है, और फिर ये बड़ी धड़ल्ले से जो है वहाँ पे फिर सारा बरसात वगैरह कर देता है, एंड फिर ये धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? लार्ज सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। अच्छा, वार्म एयर क्यों? मॉइस्ट तो में आता है कि मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए। वार्म एयर क्यों? भाई पहली बात तो ये कि जो वार्म पानी होगा वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, एंड दूसरा अगर वार्म पानी है तो वार्म हवा भी होगी, एंड तीसरा जो वार्म हवा होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ठंडी हवा। गर्म हवा में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो गर्म पानी से जब भाप बन के पानी बहुत सारा गर्म हवा में यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वार्म मॉइस्ट एयर। दूसरा रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आपको पता है कैसे? धरती है, इक्वेटर है, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मुड़ती हैं चीजें और यहाँ पे राइट की तरफ मुड़ती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अर्थ कहाँ, इंडिया कहाँ पे है? इक्वेटर के ऊपर की तरफ पे है, तो जैसे ये इंडिया है, ठीक है ना, तो जो भी है वो इस तरह से मुड़ रही है हवाएं, यहाँ पे इस तरफ से साइक्लोन्स को जनरली पाथ रहता है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स का साइक्लोन के बनने में क्या योगदान होता है। अगर कोरियोलिस फोर्स ना हो तो साइक्लोन क्यों नहीं बनेंगे? साइक्लोन कैसे बनते हैं? भाई धरती पे कहीं पे भी जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो आसपास की सारी हवा आती है उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए, तो ये तो भर जाएगा, सिंपल। भैया अगर लो प्रेशर एरिया है और हर तरफ से हवा आ रही है तो हवा भर देगी ना इस एरिया को, बात खत्म होगी। साइक्लोन बनाने की क्या जरूरत है इसमें? वो जरूरत इसलिए है क्योंकि इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए जब भी हवा नॉर्थ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये सीधी हवा कभी आ ही नहीं पाएगी। इसको भरने के लिए आना तो चाह रही थी इस तरफ, लेकिन राइट की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसी जो हवा यहाँ से आ रही थी वो सीधी जा ही नहीं पाएगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो भी राइट की तरफ मुड़ जाएगी, ये वाली राइट की तरफ मुड़ जाएगी, ये वाली भी राइट की तरफ मुड़ जाएगी। डायग्राम देख रहे हो चारों का? ऐसे इस तरह से बन गई, तो इस वजह से बवंडर बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। ठीक है ना, ये ऐसे मुड़ी, ये ऐसे मुड़ी, ये ऐसे मुड़ी, ये ऐसे मुड़ी, तो अल्टीमेटली ये हवा इस तरह से घूमने लग जाती है और साइक्लोन बन जाता है।
ठीक है, अब देख रहे हो मेरी उंगली किस हिसाब से काम कर रही है, ये पेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको अगर ऊपर से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उनमें हवाएं इस तरह से घूमती हैं। तो अब इक्वेटर के पास में कोरियोलिस फोर्स तो होती नहीं है, इसीलिए इक्वेटर के पास 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड्स में जनरली साइक्लोन्स नहीं बन पाते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है। हालांकि वहां पे सनशाइन काफी तगड़ा हो रहा है, लो प्रेशर एरिया है अच्छा खासा, लेकिन साइक्लोन नहीं बनते हैं। तीसरा रीजन हो गया आपका अनस्टेबल ट्रोपोस्फियर। हमारी पृथ्वी पे हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डिजास्टर कहाँ पे आएगा, ज्यादा एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन धरती के चारों तरफ जो मून की मूवमेंट है वो हम अगले 1000 सालों के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल मोशन है। हमें पता है कि एक रूल है जिसके हिसाब से ये काम कर रहा है। अर्थ की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी है, डिस्टेंस है, एलिप्टिकल पाथ है, इसका पूरी कैलकुलेशन है, स्टेबल है। यहाँ पे कोई एक्स फैक्टर नहीं है कि सूरज जो है फूक मारे जा रहा है इसलिए चांद कभी पास आ रहा है कभी दूर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। लेकिन हमारी धरती के अंदर बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, चीजें बहुत अनस्टेबल है, कहीं पे भी हवा चल जाती है, उसकी वजह से कहीं पे कुछ भी इम्पैक्ट हो जाता है। आप जो स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो उसकी वजह से तो हवा हिल रही है कि नहीं? आप डैम्स बना रहे हो, उससे हमारे लिथोस्फीयर में फर्क पड़ रहा है ना? तो फिर ये जो अनस्टेबिलिटी होती है ना, इससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, इसी की वजह से अल्टीमेटली डिजास्टर्स बनते हैं और हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्रोपोस्फियर का अनस्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक कंप्यूटर की तरीके से ट्रोपोस्फियर बना दोगे, हर जगह सारी चीजें बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेंगी, तो फिर कभी डिजास्टर होंगे ही नहीं। कुछ इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होगी और अल्टीमेटली साइक्लोन बनने वाली कंडीशंस की शुरुआत होगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी से एयर डिस्टर्ब होगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली थंडरस्टॉर्म हो गया या लो प्रेशर एरिया हो गया, वो सब बनेगा एंड अल्टीमेटली साइक्लोन बनने में हेल्प मिलेगी। चौथा रीजन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज। वेज क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई भारी चीज उठानी है तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? वेज लगाते हैं ना, इस तरह से एक लकड़ी का फट्टा लगा देते हैं और फिर पीछे से हथौड़ा मारते हैं ताकि ये धीरे धीरे इसके नीचे घुस जाए और फिर आप इसको पलट सकते हो, है ना? तो दिस कॉल्ड एज वेज, ये जो तिकोना होता है, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट। अब ये एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल वेज का क्या मतलब हुआ? मान लो ये आपका लैंड है, राइट, ये एटमॉस्फेयर की नीचे वाली लेयर, ये थोड़ी और ऊपर वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर, हम सारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं गए, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हवा भी बहुत ऊंचाई तक है तो इसकी कुछ लेयर्स हैं। अब मान लो यहाँ पे कुछ लो प्रेशर एरिया बन रहा है, लेकिन ऊपर वाली हवा बहुत स्पीड से जा रही है। यहाँ पे हवा बहुत धीरे चल रही थी, ऊपर वाली हवा बहुत स्पीड से आ रही है, वाली और बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है। तो क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर एरिया ज़्यादा ऊपर तक इसका इम्पैक्ट जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर इतनी स्पीड से हवाएं चल रही हैं, उनकी अपनी अलग ही डायनेमिक्स चल रही हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा नीचे लो प्रेशर एरिया बन रहा है तो, है ना? तो ये किस तरह का वेज बन गया? ये इस तरह का वेज बन गया कि अगर आप स्पीड बनाओगे, स्पीड की प्रोफाइल बनाओगे तो देखोगे धरती के पास में हवा बहुत धीरे है, ऊपर जाओगे और स्पीड से जा रही है, यहाँ पे जाओगे और स्पीड से जा रही है, यहाँ पे देखो और स्पीड से जा रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल वेज बन गया। अगर ऐसा वेज बन गया तो यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था उसका इम्पैक्ट ऊपर तक कभी जा ही नहीं पाएगा, साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए लिखा है एब्सेंस, ऐसी चीज नहीं बननी चाहिए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। साइक्लोन बनने के लिए क्या होना चाहिए? लो, मिडिल, हाई, हर जगह जो है हवा की यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, लो शियर, ठीक है ना? यानी कि लो इस तरह का वेज नहीं बनना चाहिए, रादर वेज ऐसा बनना चाहिए कि हर जगह सेम स्पीड है हवा की। तब कहीं जाके हम कहेंगे कि नीचे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ उसका इंपैक्ट ऊपर तक जा सकता है एंड फिर साइक्लोन बन पाएगा। ठीक है, तो ये बाकी जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाएगा एनसीईआरटी में, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि साइक्लोन कैसे बनता है और उसकी नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या डायरेक्शंस वगैरह होती है, कैसे मूवमेंट होती है। समुद्री इलाकों में जब साइक्लोन आता है, हवाएं चलती हैं, तो ऊपर का जो पानी है, वेव्स, समुद्र का जो टॉप लेयर है उसमें जब बहुत ही हवाएं चलेंगी तो अपने साथ ये हवाएं पानी को भी ले आती हैं और कोस्टल इलाकों में बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ जाती हैं, सुनामी जैसी लगती हैं कभी कभी वो, और आसपास के सारे इलाकों में पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। पानी में सर्ज, पानी ऊपर की तरफ गया है, किसकी वजह से? तूफान की वजह से, ना कि सुनामी की वजह से।
ये अगर समुद्र का सी लेवल है तो सुनामी आई थी समुद्र के नीचे कुछ हुआ उसकी वजह से। स्टॉर्म सर्ज हो रहा है समुद्र के ऊपर, एटमॉस्फेयर में कुछ हुआ है, जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं अपने साथ ऊपर वाले पानी को लेके आ रही हैं, तो स्टॉर्म सर्ज इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, रीजन दोनों का अलग अलग है, सुनामी और स्टॉर्म सर्ज का। फ्लड्स, बाढ़ आपको पता है आती रहती है इंडिया के अंदर, राइट। बाढ़ की खासियत क्या है कि आप बता सकते हो कहाँ पे आएगी। अगर आप कहीं ऐसे इलाके में बैठे हो यहाँ पे कोई नदी वगैरह नहीं है तो वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस कम है। एंड हिस्टोरिकली हमें पता है इंसानों को कि ये नदी अगर ऐसे बहती है कहीं पे तो इतने इलाके में बाढ़ आ सकती है। तो जनरली हमें पता है कि कहाँ तक बाढ़ आती है, हिस्टोरिकली पिछले 100-230 सालों में कहाँ तक बाढ़ आई है और कहाँ तक बाढ़ नहीं आई है, राइट। एंड ऑब्वियसली जब बारिश होगी तभी बाढ़ आएगी। ऐसे नहीं अभी बैठे हुए हो और खिड़की खोल के देखो 2 मिनट बाद बाढ़ आ गई जी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बहुत ही धीरे धीरे आती है एंड वेल आइडेंटिफाई एरियाज में आती है। ऐसे ही धीरे धीरे आने वाला एक और डिजास्टर कौन सा होता है? सूखा। सूखा भी एक दिन में नहीं पड़ता, धीरे धीरे पड़ता है। सूखा और बाढ़ दो ऐसे डिजास्टर हैं जो धीरे धीरे आते हैं एंड काफी हद तक उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ह्यूमन कॉजेज क्या है? ह्यूमन कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट रहे हैं। अगर पेड़ होंगे, जंगल होंगे तो पानी की स्पीड को स्लो कर लेंगे। ग्राउंड में सॉइल एक जगह रहेगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता रहेगा। हम लोग कभी रिवर चैनल्स ब्लॉक कर देते हैं, फ्लड प्लेन पे जाके लोग रहना शुरू कर देते हैं। पता है कि यहाँ पे बाढ़ आती है, अभी नदी यहाँ पे बह रही है, बट आसपास भी मानसून में यहाँ पे नदी का पानी आ जाता है, फिर भी लोग यहाँ पे आके रहेंगे अगर, तो फिर दिक्कत होगी, डिजास्टर्स होंगे, राइट। नेचुरल रीजन क्या है? बारिश बहुत ज्यादा हो गई, स्टॉर्म सर्ज हो गया कोस्टल इलाकों में, या बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने लग गई तो उससे वाटर फ्लो रिवर में बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन के हिसाब से इंडिया में करीब 40 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 4 करोड़ हेक्टेयर एरिया फ्लड प्रोन है, वहां पे बाढ़ आने का खतरा रहता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है भाई? बाढ़ अपने साथ में बहुत सारा फ्रेश सिल्ट लेके आती है, सॉइल लेके आती है, एलुवियम लेके आएगी, है ना। तो उसकी वजह से फिर सॉइल एनरिच होता है जिससे खेती बाड़ी अच्छी होती है। जैसे कि असम का जो माजुली आइलैंड है, जो दुनिया के सबसे बड़े रिवरीन आइलैंड से माना जाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, राइट, वो पैडी क्रॉप्स उगाने के लिए काफी अच्छा है। अब माजुली आइलैंड को आइलैंड क्यों कहते हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है, तो ये देख रहे हो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बह रही है एंड ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे भी नदी बह रही है। अब क्योंकि हर तरफ से नदी से घिरा हुआ है इसलिए उसको आइलैंड कहते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली फोटो देखोगे आपको लगेगा भाई ये तो जमीन का ही हिस्सा है पूरा एक, बट यहाँ पे भी क्योंकि नदी बह रही है तो एक तरह से काइंड ऑफ ये कट ऑफ हो गया है बाकी इलाकों से, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, बिल्डिंग्स है, स्कूल है, लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ऑनलाइन सर्च करोगे तो पता चलेगा कि माजुली से भी बड़े रिवरिन आइलैंड्स हैं, बट जनरली वहाँ पे कोई परमानेंटली लोग वर्कर नहीं रहते हैं एंड किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो आइलैंड को ये भी फर्क पड़ता है। इस वजह से इसी को सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, बट कुछ और नाम भी इसमें मिल जाते हैं बाकी कंट्रीज के अंदर कंपटीशन में। सूखा, सूखा मतलब कि पानी काफी नहीं है ना। क्यों भाई? जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया, लोगों ने ज्यादा यूज कर लिया और नई बारिश ज्यादा हो नहीं पाई, है ना। तो अलग अलग तरीके के ड्रॉट होते हैं, मीटरोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होगा? जब बारिश ही नहीं होगी। हम कहते हैं ना इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, तो मौसम मतलब वही बादल की बात हो रही है, तो अगर बारिश कम हुई तो मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, बारिश का पानी कहाँ? सॉइल में आता है। अगर मान लो सॉइल में से किसी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा उड़ जाए, सॉइल बिल्कुल सूखा सूखा रह जाए, तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। उससे कृषि सूखा पड़ जाता है, सॉइल में इतना मॉइस्चर नहीं हो पाता कि हम फसलें उगा पाए। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जितने हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वेयर्स हैं, डैम वाले रिजर्वेयर हैं, उनमें अगर पानी काफ़ी कम हो जाए, जितना बारिश की वजह से, नदियों की वजह से रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज होने के बावजूद पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इनका लेवल गिर रहा है पानी का, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और अगर इस सूखे की वजह से हमारे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे है कि जो एग्रीकल्चर ड्रॉट में हमने बोला कि ज़मीन में अगर ज़्यादा सॉइल में पानी नहीं है तो हम उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। अब सवाल आना चाहिए कि सर हम इरिगेशन भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नदी आ रही थी, कैनल थी, है ना, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हमने यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से सॉइल में
मॉइस्चर कंटेंट हमने मेंटेन कर लिया। बेशक ऊपर से बारिश नहीं हुई किसी साल, लेकिन हमने आर्टिफिशियल मीन्स से सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन कर लिया। हाँ, तो उस केस में हम कहेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट नहीं हुई है। हो सकता है मीटरोलॉजिकल ड्रॉट हो जाए, लेकिन हम उस केस में एग्रीकल्चरल ड्रॉट से बच सकते हैं। इसलिए भारत सरकार कहती है कि अगर किसी इलाके में कोई बहुत बड़ा एरिया है, उसमें अगर 30% एरिया भी में भी अच्छा खासा इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो हम उसको फिर एग्रीकल्चर ड्रॉट की कैटेगरी से हटा देंगे। कवरेज, ड्रॉट की वजह से करीब 19% इंडिया वल्नरेबल है एंड मतलब वो ये 19% से 19% एरिया और 12% पॉपुलेशन को हर साल लगभग सूखे का सामना करना पड़ता है। अगर सूखे की वजह से खाने की कमी हो जाए तो बोलते हैं अकाल पड़ गया। अगर पानी की कमी हो तो बोलते हैं जल काल आ गया। एंड अगर कैटल को जो फॉडर दिया जाता है उसकी कमी हो जाए तो बोलते हैं त्रिंकाल। और अगर तीनों ही चीजें आ जाए तो बोलते हैं त्रिकाल। छोटी छोटी टर्म्स में आपके एनसीईआरटी में दिए तो आपको पढ़ लेना चाहिए उन्हें। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड लोकलाइज फैक्टरी की वजह से ही होता है ना भाई। जैसे इंडिया है तो यहाँ पे तो बहुत बड़े एरिया में ऐसे चीज़ें बनती है, जिनकी सिचुएशन बनती है, इसके साइक्लोन बनते हैं, फिर साइक्लोन इधर की तरफ आता है। लेकिन लैंडस्लाइड तो एक पहाड़ है, पता है यहीं पे होगी, है ना। तो ये बहुत ही लोकलाइज फैक्टर्स की वजह से होता है, लेकिन इसको प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जब साइक्लोन आ रहा होता है तो साइंटिस्ट स्टडी कर लेते हैं कि भाई इस इलाके में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, यहाँ पे हवा की स्पीड बढ़ रही है। तो जब साइक्लोन एक्चुअली आता है उससे पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि साइक्लोन कब आएगा, कहाँ आएगा, क्योंकि हम उसको कॉन्टिन्यूसली सैटेलाइट से मॉनिटर कर पा रहे हैं। लेकिन लैंडस्लाइड में हम कैसे बता सकते हैं कहाँ पे कब लैंडस्लाइड आएगी? भाई पहाड़ है, हर जगह हमें पता है, लेकिन कब कौन से पहाड़ की कौन सी स्लोप एकदम से नीचे ढह जाए हमें नहीं पता। वी कैन प्रेडिक्ट दिस। ठीक। तो एक्चुअली ये चीज़ इसलिए भी थी क्योंकि 2024 में काफ़ी न्यूज़ में आया था कि यूनियन होम मिनिस्टर ने ब्लेम किया था केरला गवर्नमेंट को कि जब पता था लैंडस्लाइड आ रही है तो अपने लोगों को वयनाड लैंडस्लाइड से हटाए क्यों नहीं। तो लोगों ने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब यार कैसे हटाएंगे, हमें कैसे पता हमें लैंडस्लाइड आने वाली है। बारिश होगी, पता है बारिश हर साल होती है, लेकिन हजारों पहाड़ है, उनमें से इसी पहाड़ पे चीजें नीचे गिरेंगी, ये कौन बता सकता, कोई नहीं बता सकता ना इस चीज को। तो कैसी बात हुई कि आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया वहां से जब आपको पता थी सारी बातें। राइट। तो ये बहुत ही क्लियर चीज है कि आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी पहाड़ हैं, हर पहाड़ पे, हर जगह, हर स्लोप पे बहुत सारे सेंसर्स लगाने होंगे, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, बट अब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि आप इसको प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट कर पाओ। ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज कौन से हैं? जैसे हिमालयाज यंग माउंटेन्स हैं, जो अरावलीज हैं वो बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। हिमालयाज बने थे 5-6 करोड़ साल पहले, और अरावली बने थे अरबों साल पहले, अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों साल पहले बने थे। राइट। तो लैंडस्लाइड कहाँ पे ज़्यादा होती हैं? अरावली में होंगी या यंग माउंटेन्स में होंगी? यंग माउंटेन्स में होंगी। ठीक है। हाई रेनफॉल एरिया जैसे वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन हिलेगी, पहाड़ की स्लोप्स हिलेंगी एंड लूज सॉइल नीचे आ जाएगा सारा। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाली जगह जहाँ पे हम डैम बना देते हैं, राइट, रोड्स बनाते हैं, टनल्स बना रहे हैं माउंटेन्स के अंदर, डिस्टर्ब कर रहे हैं माउंटेन को। या फिर अगर माउंटेन नहीं है, प्रॉपर ज़मीन है, उसके नीचे माइनिंग कर रहे हैं, नीचे गड्ढा बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली लैंड सबसाइड होगा। या फिर ये भी होता है कई बार कि जैसे ज़मीन के अंदर से आपने बहुत सारा पानी बाहर निकाल लिया, जैसे भी टर्की में हो रहा है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रही हो, अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, टर्की में ना बहुत सारे सिंक होल्स बन रहे हैं कास्ट और टोपोग्राफी की वजह से। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लोगों ने निकाल लिया एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से नीचे ज़मीन और खोखली हो जा रही है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे अचानक से सिंक होल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हिमालयाज में यंग माउंटेन्स है तो लैंडस्लाइड उनके ज़्यादा खतरे रहते हैं बिकॉज इनकी स्लोप काफ़ी हाई है, काफ़ी स्टीप स्लोप है। वेस्टर्न घाट्स में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाती हैं। अर्थक्वेक आएंगे जैसे हिमालयाज में, तो जब धरती हिलेगी तो फिर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहेगा। एंड अगर आप टनलिंग करके कोल माइनिंग कर रहे हो, ज़मीन को खोखला कर रहे हो, है ना, तो फिर उस वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो दीज आर हाई वल्नरेबल एरियाज। मिटिगेशन कैसे करोगे? भाई इन कामों को थोड़ा मत करो जितना आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे स्लोप्स हैं, स्लोप पे अगर आप पेड़ पौधे उगा दोगे तो जो पेड़ की जो जड़ें होंगी वो सॉइल को बांध के रखेंगी अपने साथ में, तो सॉइल के मूवमेंट के चांसेस थोड़े
कम हो जाते हैं। एफॉरेस्टेशन करो, छोटे छोटे बैंड्स बना दो, ताकि जो पानी है, जैसे मान लो कोई पहाड़ है तो पानी स्पीड से ना आ पाए, ठीक है। कुछ गलीज बना दो कि पानी आराम से ऐसे बह के नीचे आ जाए, ताकि सॉइल पे पूरा उसका इम्पैक्ट ना पड़े। झूम कल्टीवेशन, पूरे फॉरेस्ट जला देते हैं, उसकी जगह क्या करो, टेरेस फार्मिंग शुरू करो, क्योंकि नॉर्मल स्लोप ऐसे है, नॉर्मल स्लोप की जगह अगर आप इस तरह से टेरेसेस बना दोगे तो पानी जो है ज़्यादा स्पीड से नीचे नहीं आएगा फिर। और दो काफ़ी इनफेमस एग्जांपल्स इंडिया में लैंडस्लाइड कहते हैं, एक तो 224 वाला निवेनाद लैंडस्लाइड हो गया केरला वाला, और 1998 में मालपा लैंडस्लाइड जो उत्तराखंड में हुआ था। ये दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे थे जहां लगभग पूरे के पूरे गांव ही बह गए थे, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का। अब हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। सॉइल वाला जो चैप्टर है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी 2025 की एनसीईआरटी में सॉइल वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल एक मिक्सचर है जिसमें डेब्री ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, ठीक है। कोई बोले अर्थ के इंटीरियर के अंदर सॉइल है, नहीं, ये बिल्कुल टॉप लेयर में होता है, और टॉप लेयर के बिल्कुल टॉप में, मतलब बिल्कुल ही हल्की सी परत होती है सॉइल की। अगर पूरी अर्थ को देखो तो बहुत ही पतली परत है सॉइल की। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, हमस होता है, वाटर एंड एयर, एयर भी होती है सॉइल के अंदर। हमस क्या होता है? जैसे कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, पत्तियां हैं पेड़ों की, या एनिमल वेस्ट है, ठीक है ना, डेड मटेरियल है, वो सब चीज़ें डिकम्पोज होकर हमस बना देते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कहाँ पे कैसा सॉइल होगा, वहाँ का रिलीफ कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, राइट। जैसे मान लो स्लोप है, अगर पहाड़ है वहाँ पे काफ़ी स्लोप है तो अलग तरह का सॉइल होगा, रेगिस्तान है या फिर प्लेन एरिया है, नदी के पास वाला है। पेरेंट मटेरियल, अल्टीमेटली जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स वेदरिंग से टूटते हैं, उनका बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो उस चूरे चूरे से फाइनली सॉइल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये रॉक किस तरीके का था, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, और उनमें भी किस सब वैरायटी का रॉक था, वो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। क्लाइमेट कैसा है, मान लो अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट तो सॉइल के वैसे ही निकल जाएंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है जैसे रेगिस्तान है तो वहाँ पे एरिड सॉइल होगा। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा कि जो हमस है वो वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म से बनता है, तो जिस तरह की वेजिटेशन ऑर्गेनिज्म होंगे उस तरह की हमस होगी, उस तरह का सॉइल होगा फिर। एंड टाइम, सॉइल एक दो दिन में नहीं बनता, इसको कहीं 100 हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल को बनने में, ठीक है। सॉइल की प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब लेयर्स क्या क्या है। वैसे तो इसकी बहुत सारी सब क्लासिफिकेशंस होती है, इसमें लेयर ई होती है, ओ होती है, और ऊपर ऑर्गेनिक वाली बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट एनसीईआरटी में 3 ही लेयर्स दी हुई हैं, ए, बी और सी। ए सबसे ऊपर, बीच में बी, और सबसे नीचे सी, और उसके नीचे है बेड रॉक, यानी कि जो अल्टीमेटली रॉक था जिसकी वेदरिंग वगैरह हो के टूट टाट के वो अल्टीमेटली ये वाली प्रोफाइल बनी। आज से कुछ हज़ारों साल बाद ये वाला जो रॉक है ये कॉन्टिन्यूसली सॉइल बन रहा है ना, और फिर धीरे धीरे शायद हज़ारों साल बाद ये भी इसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो जो टॉप लेयर होती है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, राइट, न्यूट्रिएंट, वाटर, सब कुछ होता है इसके अंदर, ये टॉप लेयर एकदम। तो इसमें हवा, पानी, डेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट, और नीचे से न्यू आने वाले मिनरल्स, सब कुछ होगा इसके अंदर, ए के अंदर। बी में क्या होगा, इसमें ए और सी का मिश्रण होगा। सी में क्या है, सी में पेरेंट मटेरियल है, भाई नीचे का जो रॉक था सी में मेनली वो चीज़ है जो नीचे का रॉक जो वेदर हो चुका है, टूट टाट चुका है अच्छे से, राइट, और ऊपर से ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह है। तो बी लेयर में दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है। और सी में बताया कि पेरेंट मटेरियल होता है जो कि अल्टीमेटली कई सालों के बाद बी और ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेरेंट रॉक बताया मैंने आपको, जो सबसे नीचे होता है, जिससे अल्टीमेटली वो सॉइल की प्रोफाइल अल्टीमेटली बनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एंशिएंट इंडिया में 2 तरह के सॉइल माने जाते थे भाई, जिसमें उपजाऊ धरती जिसमें आप फसल उगा सकते हो, और मतलब उर्वर हो गया जिसमें फसल उगा सकते हो, और ऊसर हो गया जिसमें फसल नहीं उगा सकते, ठीक, एज सिंपल एज दैट। मिडिवल इंडिया में सॉइल की काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन हुई डिपेंडिंग ऑन उसका टेक्सचर कैसा है, वो सैंडी, क्लेई, सिल्टी किस तरह का है, उसका रंग कैसा है, स्लोप पे है या प्लेन में है, मॉइस्चर कंटेंट कितना ज़्यादा होता है। भाई जैसे सैंडी सॉइल है डेजर्ट का, वो पानी को सोख नहीं पाएगा ज़्यादा, है ना, लेकिन जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज का ब्लैक सॉइल होता है उसमें पानी काफ़ी टाइम तक रहता है,
है ना। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉडर्न इंडिया में जो क्लासिफिकेशन दी हुई आपके एनसीईआरटी के अंदर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो ये क्लासिफिकेशन है। अब ये सैंडी, सिल्टी, क्ले, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे ध्यान रखो कि जो सैंड है वो गेहूं के तरीके से है, राइट। अब गेहूं को अगर आपने पानी डाल दिया, एक कंटेनर में गेहूं लो, उसमें पानी डाल दोगे तो क्या होगा, पानी नीचे निकल जाएगा सारा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं सैंड के अंदर, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर होती है। अगर आप अपने हाथ से खूब जान लगा के ओसली मोकली लेके जो है इसकी अच्छे से इसको ठीक है ना पीसने की कोशिश करोगे तो सिल्ट जैसा बन जाएगा, एकदम पाउडर नहीं बनेगा बट फिर भी थोड़ा खुरदरा बन जाएगा, दैट इज सिल्ट। एंड क्ले क्या होगा, जो आटा हमारे घर में आता है बाजार से चक्की में पिस के, वो बिल्कुल ही फाइन पाउडर की तरह होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आटे में जब पानी मिलाते हो तो क्या पानी नीचे निकल जाता है, नहीं, वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है ना पानी, आटा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को सारे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। और लोम क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया, सैंड, सिल्ट और क्ले। लोम क्या होता है, लोम होता है इन तीनों का मिश्रण। जनरली लोम के अंदर 40% सैंड, 40% सिल्ट और 20% क्ले होती है। वो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को जनरली लोम कहते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन क्या बताया, ये हमने बताया टेक्सचर, इसको बोलते हैं कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सैंडी, सिल्टी, क्लेई, जो चीज़ आप जनरली हाथ में लेके बता सकते हो कि हाँ भाई ये खुरदरा सॉइल है, ये काफ़ी फाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी कलर, स्लोप, मॉइस्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलता है, देखो इन इलाकों में, क्योंकि हिमालय से नदियाँ जो हैं वो करोड़ों सालों से, हजारों लाखों नहीं करोड़ों सालों से नदियाँ सेडिमेंट्स ला रही हैं और 1-2 किलोमीटर डीप एलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे कर दिए हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो इंडिया का 40% एरिया में एलुवियल सॉइल मिलता है, इसमें खूब ज़्यादा फार्मिंग होती है। सोर्स क्या है इस सॉइल का, इट इज़ डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स, हिमालयन रिवर्स या बाकी जो रिवर्स हैं वो उसको डिपॉजिट करती हैं। अब जैसे यहाँ पे भी डेल्टास बनाती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, तो जो डेल्टास बनाने का क्या मतलब हुआ कि वो अपने साथ में एलुवियम जो ला रही हैं उसको डिपॉजिट कर रही हैं, तो इसलिए ईस्टर्न कोस्ट पे भी ये सॉइल थोड़ा सा पाया जाता है, ग्रे रंग का दिखता है। और बाकी एग्जैक्टली ग्रे में कौन सा शेड है डिपेंड करेगा कि कितना गहरा सॉइल है, कितना पुराना सॉइल है, टेक्सचर कैसा है, राइट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब जाते हो, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब जाते हो तो सैंड कंटेंट कम हो जाता है और क्ले कंटेंट बढ़ जाता है। कोई ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कभी पहाड़ों में गए हो तो आपने देखा होगा ना, हाथ में अगर मिट्टी को लोगे तो मिट्टी थोड़ी खुरदरी सी होती है, राइट। लेकिन क्योंकि वो तभी तभी वहाँ पहाड़ों से निकली है, लेकिन जो सॉइल यहाँ पे है ईस्ट की तरफ, वो तो काफ़ी दूर तक आ चुका है, उसमें मेनली सिल्ट है और काफ़ी टाइम से यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है वो, राइट। तो उसमें सैंडी स्ट्रक्चर कम होगा, रादर उसमें सिल्ट या क्लेई स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, ज़्यादा फाइन पाउडर की तरह से होगा। यहाँ पे खुरदुरा होगा माउंटेन्स के पास में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर की तरह से होगा। इसमें पोटैश ज़्यादा होता है लेकिन फॉस्फोरस कम होता है, रट लो इस चीज़ को, ठीक है ना, पोटैश ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस कम होगा। खादर बांगर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो लेटेस्ट डिपॉजिट आ रहे हैं हर साल, नदियाँ जो अपने साथ ला रही हैं, डिपॉजिट कर रही हैं, डैट इज खादर। एंड जो बहुत पुराना एलुवियम हो चुका है डैट इज भांगर, राइट। ये खादर भांगर कहाँ पे पाए जाते हैं, जनरली अपर एंड मिडिल किंगैटिक प्लेन्स में, इन दोनों में कंकड़ पाए जाते हैं। जैसे जब जमीन पे चल रहे होते तो ऐसे राउंड राउंड गोलेदार ऐसे कुछ कुछ लगते हैं ना जो पैर में लग जाते हैं, नुकीले नहीं होते जनरली, ये राउंड होते हैं, राइट। तो इनको ये कैल्केरियस कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं जनरली, ये गुट्ठे से बन जाते हैं। ऐसे सोचो ना, ये क्या है, सॉइल क्या है, आटे की तरीके से है। अब आटे में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर आता रहेगा तो उसमें बीच में जो गांठ बन जाती है ना, तो इस तरह की गांठें होती हैं सॉइल की, ठीक है, जिनको हम कंकड़ बोलते हैं। फिर अगला क्या है, ब्लैक सॉइल। ये अर्थ है, इंडिया पहले यहाँ पे होता था, फिर धीरे धीरे इंडिया यहाँ पे आया, हिमालय यहाँ पे टकराया एशिया से और हिमालयाज बने। जब ये आ रहा था इंडिया इंडिया यहाँ पे आ रहा था तो बीच में एक हॉटस्पॉट था, उस हॉटस्पॉट में क्या था कि नीचे से लावा निकल रहा था। तो जब वो अल्टीमेटली इंडिया इसके ऊपर से गुजर रहा था, इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था, तो डेक्कन ट्रैप्स में बहुत सारा लावा ऊपर आया, है ना। यहाँ पे कोई वॉल्केनो तो थी नहीं, लेकिन लावा ऊपर आता गया उस हॉटस्पॉट की वजह से।
एंड वो लावा जब यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो उसने दूर दूर तक बेसाल्टिक प्लेन्स बना दिए, जो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड लावा होता है, एकदम पानी की तरह लिक्विड लावा होता है, उसको बेसाल्ट कहते हैं। तो बेसाल्ट जो बहुत ही लिक्विड सा लावा था वो हर जगह यहाँ पे डिपॉजिट हो गया और उससे बन गया बेसाल्टिक प्लेन्स, राइट। तो इसलिए इस इलाके में बेसाल्टिक प्लेन्स हैं। किस चीज़ से बने? लावा से बने, राइट। तो इसलिए यहाँ का जो सॉइल है वो काले रंग का है। इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन को उगाने के लिए काफ़ी बढ़िया सॉइल होता है। तो डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। बेसाल्टिक लावा की वेदरिंग की वजह से ये बना है। ब्लैक से ग्रे कलर का होता है और ये क्लेई, डीप एंड इनपरमिएबल होता है। ये इसकी पहचान है, राइट। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ब्लैक सॉइल है उसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी या फिर क्लेई? तो क्लेई होता है, सैंडी नहीं होता, राइट। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। तो लाइम का ही दूसरा वर्ड समझ लो, लाइम की जगह लाइमा, तो बन गया ना लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना। पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। कैसे याद रखोगे? ऑर्गेनिक मैटर है ये तो उनसे आता है ऑर्गेनिक मैटर, पेड़ पौधों से, जानवरों से। अब ये सारा सॉइल आया धरती के अंदर से, मतलब धरती के अंदर से तो लावा आया था, लेकिन हम उस तरह से उसको ध्यान रख रहे हैं कि चलो धरती के अंदर से आया था सारा, तो धरती के अंदर कोई जानवर तो थे नहीं कि नीचे से पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे आ रहे हैं, वो तो धरती के ऊपर होते हैं। तो इसलिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है ना। और नाइट्रोजन कहाँ पे है? हमारे एयर में होती है नाइट्रोजन मेनली। 78% एयर, 70 हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हवा में होती है, ये तो धरती के अंदर सा है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन भी कम होगी, है ना। और ऊपर हमने पढ़ा जो एलुवियम है उसमें भी फॉस्फोरस कम होता है, तो भैया इसमें भी फॉस्फोरस कम है। हो गए तीनों चीजें याद? और ऊपर वाला कैसे याद किया आपने? लाइमा, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, ठीक। स्पेशल बात क्या है ब्लैक सॉइल की? सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टर। जब एक गीला होता है तो ये फूल जाता है, अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्ले, क्ले ही होता है ना ये, इसमें सैंड नहीं होती, क्ले ही होता है। तो क्ले आटे की तरीके से है, तो गीला होगा, थोड़ी देर रख दो उसको, तो आटा थोड़ा फूल जाता है ना। मैदा फूल जाएगा, भटूरे अच्छे बनेंगे उससे। और स्टिकी स्टिकी, जैसे हाथ में आटा चिपक जाता है। लेकिन जब ये सूख जाता है तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, है ना, श्रिंक हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये मॉइस्चर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे छोड़ता है, यानी कि इसकी मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है। क्ले जो है वो मॉइस्चर को अच्छे से रिटेन करके रखती है, तो इसीलिए रेनफेड क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा है। रेनफेड क्रॉप्स मतलब जिनको आपको इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है कि वाटर पंप से या कैनल इरिगेशन से पानी दे रहे हो। जो बारिश हो रही है, बारिश से ही वो, जब भी बारिश होगी तो सॉइल अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब सूखा पड़ेगा तब भी काफ़ी कुछ मॉइस्चर सॉइल के अंदर रहेगा, ठीक है। तो जनरली ब्लैक सॉइल ऐसा दिखेगा, और जब सूखा पड़ जाएगा तो इसमें इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं, राइट। तो ये सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टर हो गया ना, इसमें आपको अलग से फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ज्यादा। रेड एंड येलो सॉइल, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेड कलर, जहाँ पे आयरन ज्यादा होगा वहां पे रेड कलर का दिखेगा, और जब इसमें पानी ज्यादा, ये देखो ये मिस्टेक होगी ना, यहाँ पे लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा इसको। तो येलो कलर क्या होता है? जब भी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसमें पानी ज्यादा हो जाता है, तो ये येलो कलर का दिखता है, राइट। याद कैसे रखोगे? अरे सिंपल सी बात है, लाल रंग तो आयरन से आएगा, क्योंकि आयरन अगर धरती में काफी टाइम तक पड़ा हुआ है तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लग के आयरन कैसा दिखता है? लाल से रंग का दिखता है ना। और अगर रस्टी कलर में जंग लगे आयरन में बहुत ज्यादा पानी मिलाते रहोगे तो वो लाल रंग थोड़ा हल्का हल्का हो जाएगा, थोड़ा येलोइश कलर का हो जाएगा, ठीक है। हो गया याद? इसका सोर्स क्या है? इग्नियस रॉक्स। जनरली ये लो रेनफॉल एरियाज में पाया जाता है, डेक्कन प्लेटू के, ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया मेनली। इसके जो लो रेनफॉल एरियाज हैं, ये वाला और ये वाला, मेनली यहाँ पे पाया जाता है, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमस। फाइन ग्रेन्ड, जहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जहाँ मोटा मोटा दाना होगा वो लेस फर्टाइल होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और जहाँ पे ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड होगा, क्ले की तरीके से होगा, वहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल होगा। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लैटर, ये लैटर वर्ड से बना है, लैटर मतलब ब्रिक, ईट। तो जनरली क्या होता है, धरती में ये जो सॉइल होता है ये ना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, तो
इसमें फसल तो उगेगी नहीं, फसल नहीं उगती तो उसको काट काट के पका के इसकी ऐसे ईंट बना लेते हैं ताकि घर बनाए जा सके। ठीक है, हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कहाँ पे होंगे? जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होंगे, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे, और यहाँ पे मेघालय की साइड में जहाँ पे हिल्स हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका सोर्स क्या है ऐसे सॉइल बनने का? इंटेंस लीचिंग। हमने कहा हायर ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, टेम्परेचर भी हाई हो, यानी कि ट्रॉपिकल रेंज जैसा क्लाइमेट हो बिल्कुल वहाँ पे। क्यों? धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप में होती है, तो उससे क्या होगा, जो भी चीज़ें पानी में मिल सकती हैं, डिजोल्व हो सकती हैं, वो पानी के साथ डिजोल्व होकर धरती के नीचे चली जाती हैं। जो चीज़ें डिजोल्व नहीं हो पाती पानी में, वो ऊपर सॉइल में रह जाती हैं। एक बात बताओ, क्या कोई मेटल, क्या कोई मेटल पानी में डिजोल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए जैसे आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, मेटल्स हैं, ये ऊपर रह जाते हैं, लेकिन जो लाइम सिलिका है वो नीचे चला जाता है पानी के साथ। ये सब याद करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है, बस याद करने के तरीके हैं छोटे छोटे से। कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। दिख रहा है आपको रेड से कलर का है? आयरन ऑक्साइड क्यों आया? क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है पानी के साथ मिल नहीं पाया था, इसलिए ऊपर रह गया वो। तो इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटैश, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। हमस को फटाफट बैक्टीरिया हटा देते हैं। मान लो कोई प्लांट या एनिमल रिमेन धरती पे गिरा, राइट, अब वो डिकम्पोज होना शुरू होगा, डिकम्पोज होना शुरू होगा तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो भी हमस आया डेड ऑर्गेनिक मैटर से, उसको जल्दी से कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इनऑर्गेनिक कार्बन। बेसिकली देखो, जो कार्बन होता है ना सॉइल में, वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जो आपके पेड़ पौधों से, जानवरों से आ रहा है, वो ऑर्गेनिक कार्बन है। बाकी मान लो कोई पत्थर है, पत्थर तो जीवित नहीं है, लेकिन पत्थर में भी कार्बन होता है, वो इनऑर्गेनिक हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो डेड रिमेन्स होते हैं, इन मृत अवशेषों में, डेड रिमेन्स में, इसके ऊपर एक्ट करता है बैक्टीरिया एंड उसको इनऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो इसलिए बहुत सारे बैक्टीरिया होगा, इसलिए फटाफट वो इस हमस को जो है वो डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसमें हमस जल्दी हटा दिया जाता है। फार्मिंग के लिए अच्छे नहीं है, बट फिर भी कुछ एरियाज में इसमें कैशू नट की खेती होती है। जैसे कुछ लोग अगर गोवा गए हो तो कहते हैं ना गोवा का काजू काफी अच्छा है, राइट। तो ये बताया ना, लेटरेट सॉइल इन इलाकों में है, तो यहाँ पे काजू की खेती अच्छी होती है। और बाकी फार्मिंग अगर करनी है तो उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। एरिड सॉइल, सूखे इलाकों में पता आपको कहाँ पे होगा? यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट में, राजस्थान वाला इलाके में, राइट। इसके नीचे वाले इलाके में कंकड़ होते हैं बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम कंटेंट, एंड जब बारिश होती है तो कंकड़ वाली जो लेयर होगी वो पानी के नीचे जाने नहीं देगी, और इसलिए ऊपर काफ़ी आसानी से फ्लड्स आ जाते हैं। एंड दूसरा, इसमें आप प्लांट्स भी उगा सकते हो। फिर देखो, बात को समझो, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेगिस्तान के सॉइल का, ऊपर पूरा सैंडी सैंडी है, तो आप पानी डालोगे फसल उगी नहीं पाएगी, है क्या नहीं, क्योंकि पानी सारा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे जो कंकड़ है, बेसिकली जो सॉलिड लेयर है, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे अगर आप पानी को थोड़ी बाउंड्री वगैरह बना दो, पानी ज़्यादा बाहर ना जा पाए, है ना, थोड़ी सॉइल अच्छी दे दो यहाँ पे, तो फिर पानी नीचे सीप नहीं कर पाएगा, बिकॉज नीचे सॉलिड रॉक है, इस तरह का सॉलिड रॉक है नीचे, कंकड़ है ये कैल्शियम का, राइट। तो फिर जब आप ऊपर थोड़ी बहुत सॉइल दोगे, इसकी केयर करोगे, पौधे की पानी वानी दोगे, तो फिर यहाँ पे फसल उगाई जा सकती है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कंकड़ लेयर इन द बॉटम होराइजन प्रिवेंट्स इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। पानी जो है यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे पानी नहीं जा पाएगा, फिर यहीं पे जमा हो जाएगा। और जब एक बार आपने पानी डाला, यहाँ पे जमा हो गया, तो यहाँ पे इवेपरेट नहीं हो पाएगा, राइट। यहाँ पे डालोगे, यहाँ से इवेपरेट हो जाएगा, लेकिन जब पानी एक बार यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया तो इवेपरेट नहीं होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, यहीं पे रहेगा, और धीरे धीरे ऊपर जो है वो मॉइस्चर देता रहेगा। इट इज पोर इन नाइट्रोजन, हमस और ऑर्गेनिक मैटर। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो रेगिस्तान में हमस कौन प्रोवाइड करेगा? पेड़ पौधे तो है नहीं ज़्यादा जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर दे देंगे,
और जब हमस ही नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है वहाँ पे, है ना। तो दोनों चीज़ें नहीं है, ये सैंडी और सेलिन होता है। सेलिन या ऊसर सॉइल, हमने बताया था ना, उर्वर और ऊसर, दो तरह के सॉइल होते थे एंशिएंट इंडिया में। उर्वर मतलब उपजाऊ जमीन, जहाँ पे आप फसल उगा सकते हो। ऊसर मतलब जहाँ पे फसल नहीं उगा सकते। तो जो सेलिन सॉइल है उसको हम ऊसर सॉइल कहते हैं, राइट। काफ़ी खारा सॉइल होगा। कहाँ पे पाया जाएगा ये खारा सॉइल? जनरली सूखे इलाकों में, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो। दोनों बातें हैं, ठीक है। या तो पानी बिल्कुल नहीं है, या बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे कि कोस्टल इलाकों में, सुंदरबन में। सुंदरबन में तो समुद्र का खारा पानी आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ का सॉइल खारा हो जाएगा। एंड दूसरा हो गया आपका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं कि ऐसा सॉइल कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो जो रण ऑफ कच्छ है, रण ऑफ कच्छ में आपने देखा होगा व्हाइट कलर की पूरी चरत, मतलब परत बिछी हुई है धरती के ऊपर, राइट। तो वो क्या, मानसून में सॉल्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो समुद्र का पानी काफी ऊपर तक आ जाए, ठीक है ना, काफी दूर तक मान लो आ गया, तो अपना सॉल्ट कंटेंट वहां पे छोड़ देता है। एंड बहुत पहले ये इलाका समुद्र के नीचे था, तो उसका भी उस टाइम का काफी सॉल्ट है यहाँ पे। एंड मानसून में भी कई बार जो बारिश है, पानी है, अपने साथ हवाएं जो है वो सॉल्ट पार्टिकल्स यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर देती हैं। ये बात करी हमने वेस्ट की, राइट। अब ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होगा, जैसे कि सुंदरबन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोस्टल इलाकों में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होता है, समुद्र का खारा पानी आ जाता है जो सॉइल को खारा बना देता है। एंड तीसरा रीजन है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब और हरियाणा का रीजन। मान लो ये आपकी धरती है, धरती की टॉप लेयर है, ठीक है, और नीचे जो है काफी पानी वानी था। अब हो क्या रहा है कि आप नीचे का जो पानी होता है, जमीन का पानी होता है, खारा पानी होता है, ये तो सबको पता है ना। खारा पानी क्यों है भाई? यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स वगैरह हैं, पानी कॉन्टिन्यूसली रॉक से कांटेक्ट में है, तो रॉक से जो मिनरल्स वगैरह हैं वो सारे पानी में आ जाते हैं और पानी जो है खारा बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आपने पंजाब हरियाणा में बहुत सारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना है, आपने बहुत फसल उगानी है यहाँ पे। फ्रेश वाटर आप कम ले रहे हो, बोरिंग करके जमीन का पानी ज्यादा ले रहे हो। तो जो जमीन का खारा पानी आप यहाँ पे डालोगे और आपके प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट होगा पानी सॉइल से, तो बचेगा क्या यहाँ पे? आपने धरती से दो चीजों पर खींची थी, पानी खींचा और पानी के अंदर मिला हुआ नमक खींचा। अब पानी का तो उपयोग हो गया, प्लांट ने पी लिया पानी को, इवेपोरेट हो गया पानी, सॉल्ट कहाँ गया? सॉइल में रह गया। तो हर साल कई सालों से पंजाब हरियाणा के टॉप लेयर के सॉइल में ये सॉल्ट मिनरल्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट हुए जा रहे हैं टॉप लेयर के अंदर। तो इस वजह से पंजाब हरियाणा का भी जो है मैन मेड रीजन की वजह से यहाँ का सॉइल सेलीन बन चुका है। अब सेलीन सॉइल में हमने कहा ऊसर सॉइल है, यानी कि नेचुरली आप इसमें वेजिटेबल, आप इसमें क्रॉप्स नहीं उगा सकते, लेकिन यहाँ तो खूब क्रॉप्स उग रही हैं। वो कैसे? क्योंकि हमें फिर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके का लूप बन गया है कि सॉइल बेकार हो गया, और बेकार सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी, उसमें फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर में भी अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली डिपॉजिट होते रहेंगे, तो सॉइल और खराब होता रहेगा। तो ये करके चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं यहाँ पे। टेक्सचर कैसा होता है? कुछ जगहों पे सैंडी, कुछ जगहों पे लोमी, ये लेकिन ज़्यादा क्ले ही नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो लोम है वो बीच वाली चीज़ थी। इसमें क्या आता है, 40% सैंड, 40% सिल्ट और सिर्फ 20% क्ले। तो इट इज सैंडी टू लोमी। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज क्यों बोला मैंने? ड्रेनेज क्या है भाई? अगर ये धरती है और पानी यहाँ से, एक्सेसिव वाटर यहाँ से निकल जाए, तो यानी कि ड्रेनेज हो रही है। लेकिन अगर आप पानी को निकलने नहीं दे रहे हो, पानी को यहीं पे ठहरा रहे हो क्योंकि आपको फसल उगानी है, तो पानी वैपरेट होगा। पानी वैपरेट होगा तो सॉल्ट रह जाएगा। लेकिन अगर ड्रेनेज हो जाती, पानी को यहाँ से बहने देते, तो फिर पानी के साथ साथ सॉल्ट भी बाहर चला जाता, है ना। तो पुअर ड्रेनेज और ड्राई क्लाइमेट, तो पुअर ड्रेनेज की वजह से पानी के साथ सॉल्ट जा नहीं पाया, और ड्राई क्लाइमेट की वजह से इवेपोरेशन हो गया, सॉल्ट वहां पे रह गया। मिनरल्स, हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम। भाई जब हमने कह रहे हैं सेलीन है तो नमक है इसके अंदर, तो सोडियम होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। इसमें वेजिटेशन ज्यादा अच्छे से नहीं उगती है, इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम भी कम होता है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सब ज़्यादा है, नाइट्रोजन और कैल्शियम इसमें कम है। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दी थी वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो कई बार जो है फार्मर्स इसमें जिप्सम ऐड करते हैं ताकि इसको थोड़ा उपजाऊ बनाया जा सके।
पीटी सॉइल्स, पीट क्या होता है? कोयला जो ज़्यादा अच्छे से कोयला नहीं बन पाया, मतलब जो पुरानी लकड़ी वगैरह होती है ज़्यादा अच्छे से कोयले में कन्वर्ट नहीं हो पाई, पुअर क्वालिटी ऑफ कोल को भी पीट कह देते हैं, है ना। तो ये इस तरह का पीट की तरह से ये जो सॉइल दिखता है ब्लैक रंग का, इसको पीटी सॉइल कहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी, बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है और वेजिटेशन होती है, वहाँ पे इस तरह का पीटी सॉइल बनता है। सोर्स क्या है इसका? डेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट। कैसे याद करोगे? बताया ना भी मैंने आपको कि जो बहुत पुरानी लकड़ी वगैरह होती है वो अल्टीमेटली धरती के नीचे हीट एंड प्रेशर से कोयला बन जाती है, लेकिन जो ठीक से नहीं कोयला बन पाया उसको आपने पीट कह दिया, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया जिसमें खूब ज़्यादा रेनफॉल ह्यूमिडिटी वगैरह थी, तो वहाँ पे ये पीटी सॉइल बन गया, है ना। आसान याद करना। पीटी सॉइल कई जगहों पे अल्कलीन होता है। अल्कलीन क्या होता है? पीएच स्केल पता है ना, पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक, तो यहाँ पे बीच में 7 होता है, राइट। आई थिंक शायद 0 से होता है, ये जो भी है बीच में 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। तो इधर जो है 7 से 14 की तरफ अल्कलीन होता है और 7 से कम एसिडिक होता है। ये एसिडिक, ये बेसिक। तो जिस सॉइल का पीएच जनरली 8 या 8 से ऊपर होता है उसको हम जनरली अल्कलीन कहते हैं। तो पीटी सॉइल कई जगहों पे अल्कलीन होता है, इसमें हमस और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा होता है। इनफैक्ट इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है 40 से 50% तक हो सकता है। अब याद कैसे करोगे? इतने सारे सॉइल के टाइप हैं कि ये पीटी सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा होता है। पीट कैसे बना? वुड से, ऑर्गेनिक मैटर से, है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा होता है ठीक है, ऐसे पहचान बना लो कुछ भी। फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट में पाया जाएगा। किन इलाकों में? यहाँ पे जनरली, यहाँ पे फॉरेस्ट है, माउंटेन्स में, ठीक। जहाँ पे हिमालयस के एकदम टॉप वाले इलाके हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे, इसलिए वहाँ पे हमस कंटेंट काफ़ी लो होगा, एसिडिक होगा ये। और जो अपर स्लोप्स हैं वहाँ पे ये खुरदरा सॉइल होगा, और नीचे वैली में आओगे तो वैली में ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट इज, अब तो आसान सा टॉपिक है, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल दो तरह से बेकार होता है, एक तो ये कि भी सॉइल है उसकी क्वालिटी बेकार हो गई, है ना, और दूसरा है कि सॉइल का इरोजन ही हो गया। तो दोनों बातें हो गई। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ये मेन रीज़न है कि इंडिया में सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों कम हो रहा है। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से इंडिया का जितना भी लैंड एरिया है उसमें से लगभग आधा जो है वो किसी ना किसी तरह के डिग्रेडेशन से जूझ रहा है। क्या रीज़न है भाई? केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मैटर यूज़ नहीं करते, राइट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जगह हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सॉइल की क्वालिटी एकदम बेकार हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया आपको पंजाब और हरियाणा के रीजन्स के अंदर। फॉल इन न्यूट्रिशनल कंटेंट, क्या बोला? सॉइल डिग्रेडेशन मतलब फर्टिलिटी कम हो रही है। फर्टिलिटी कम होने का क्या मतलब होगी? उसमें न्यूट्रिशंस कम हो गए, एंड अगर इरोजन हो रहा है फिर तो है ही वो सॉइल डिग्रेडेशन। क्या रीज़न हो सकते हैं? बहुत तेज हवाएं चलें, बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बारिश अपने साथ बहा ले जाएगी, या फिर जो स्लोप्स होती हैं, स्लोप से थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश होगी तो स्लोप से आसानी से सॉइल वहाँ से हट जाएगा, लैंडस्लाइड होगी तो सॉइल वहाँ से इरोड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सॉइल डिग्रेडेशन। इसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या हुआ? सॉइल इरोजन की। सॉइल की क्वालिटी बेकार की बात नहीं कर रहे हम, तो कह रहे हैं सॉइल वहाँ से चला ही गया, सॉइल वहाँ से चला गया, इरोड हो गया, वहाँ से कहीं और चला गया सॉइल, राइट। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर, ये होता है सॉइल इरोजन। इसका इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉइल इरोजन होगा तो फसल किस में उगाओगे, एंड अगर फसल नहीं उगाओगे, दूसरी बात, अगर सॉइल यहाँ से इरोड हो रहा है, अगर खेतों से इरोड होकर सॉइल कहीं पे जा रहा है तो कहाँ पे जाएगा? नदी के अंदर जाएगा ना। और नदी के अंदर जाएगा सॉइल तो क्या करेगा? नदी के अंदर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। जब नदी के अंदर, भाई ये नदी थी मान लो, ठीक है ना, इतना सारा पहले पानी होता था नदी में, अब अगर इसका नीचे वाला रीजन सारा सॉइल से भर गया है तो नदी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो अल्टीमेटली नदी में जब ज़्यादा पानी आएगा तो वो साइडों में जाएगा और फ्लड हो जाएंगे। क्या रीजन होता है सॉइल इरोजन के? नेचुरल होते हैं, विंड और वाटर, और ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं, राइट। अब पेड़ों की कटाई से सॉइल इरोजन क्यों होता है भाई? क्योंकि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के नीचे रूट होती हैं, वो जो रूट्स हैं वो अपने साथ सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। अगर मान लो कहीं पे छोटे मोटे घास है, पार्क में जाओ, छोटी सी घास वगैरह उग रही होगी, घास को खींच लो ऊपर, तो उसके जो जड़ें वगैरह होगी ना नीचे, जो या छोटा सा कहीं पौधा वौधा उग गया उसको अगर खींचोगे अगर आप, तो उन रूट्स के साथ में बहुत सारा सॉइल, मिट्टी भी बाहर आ जाती है ना। तो वही वाली बात है कि जो प्लांट्स की रूट है अपने साथ में सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, एंड जब प्लांट्स की पत्तियां वगैरह झड़ती हैं तो फिर वो सॉइल को एनरिच करती रहती हैं, ह्यूमस ऐड करती रहती हैं।
है ना। तो जब हमने पेड़ ही काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा एंड उसके बाद विंड एंड वाटर का प्रकोप और ज़्यादा हो जाएगा सॉइल के ऊपर। विंड इरोजन मेनली सूखे इलाकों में होता है और वाटर इरोजन उन इलाकों में होगा जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। इसका सीक्वेंस क्या होता है वाटर इरोजन का? स्प्लैश, शीट, रिल, गली और रेवाइन। क्या मतलब हुआ? स्प्लैश, पानी की बूंदें आई, छप छप छप, तो जैसे छप छप हुई तो हल्का सा सॉइल इधर उधर हुआ, दिस इज स्प्लैश इरोजन, राइट। स्प्लैश के बाद क्या होगा? जब ऐसे स्प्लैश हुआ तो जब बहुत ज़्यादा पानी की लेयर भर गई है यहाँ पे और पानी कहीं तो जाएगा, तो अपने साथ ये जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल इसके साथ अपने अपने साथ इसको बहा ले जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी शीट सॉइल के अपने साथ ले जाएगा। स्प्लैश और फिर शीट। आप खुद सोचो, अगर किसी प्लेन इलाके में काफ़ी टाइम तक ऐसे पानी बह रहा है तो अल्टीमेटली यूनिफॉर्म तो है नहीं, ये प्रॉपर आयरन की शीट तो है नहीं, ये तो नेचुरल जगह है मिट्टी की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का बहुत ये कहीं कहीं से थोड़ी ढीली होगी, जहाँ से ढीली होगी यहाँ पे पानी ज़्यादा बहेगा, वहाँ पे पतली पतली इस तरह की रिल्स बन जाएंगी, रिल्स बन जाएंगी, ठीक है ना। तो ये रिल्स, अब जब काफ़ी टाइम तक और पानी बहता रहेगा यहाँ पे, तो ये जो पतली पतली आपको गलियाँ नालियाँ दिख रही हैं और बड़ी हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, तो रिल्स के बाद बनेंगी गली इस तरह की, ठीक। और हजारों सालों तक, कई सौ सालों तक अगर ऐसा होता रहेगा किसी इलाके के अंदर, तो इट विल बी लाइक दिस मैडलैंड टोपोग्राफी, जैसे कि चंबल बेसिन में देखा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज रेवाइंस, ठीक है। तो शीट इरोजन क्या हुआ? आपको पहली बात तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, स्प्लैश, शीट, रिल्स, गली और रेवाइंस। फिर हमें देखना है शीट इरोजन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ टॉप थिन लेयर। गली इरोजन, जब जो रिल्स हैं, जो पतली पतली नालियां बनी हुई थी वो और चौड़ी हो गई, तो दैट इज गली इरोजन। और बैडलैंड टोपोग्राफी, जैसे चंबल वाले इलाके में बड़ी बड़ी रेवाइंस बन जाती हैं जब गली और चौड़ी हो जाती है, हाईवे बन जाती है, ठीक। तो गली का हाईवे बन गया। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल इरोजन को आपने प्रिवेंट करना है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। इसके कुछ तरीके दिए हुए हैं आपकी किताब के अंदर, जिसके पहला है टेरेसिंग। ये पता है आपको कि प्रॉपर स्लोप ना होके आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल कटिंग कर दी। सेकंड, कॉन्टोर बंडिंग, जैसे इसी में क्या करते हैं कई बार, ये जो टेरेस फार्मिंग है इसमें कोने में ना थोड़ा इसमें बैरियर से बना देते हैं कि पानी, जैसे आपको दिख रहा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, पानी क्यों भरा हुआ है इसके अंदर? यहाँ पे तो नहीं भरा हुआ पानी, लेकिन यहाँ पे भरा हुआ है। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? यहाँ पे आपने आगे बांध की तरीके से इस तरह से आपने कुछ बनाए हुए थे, रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे ताकि पानी नीचे आसानी से ना जा पाए। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टोर बंडिंग। तीसरा है रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री एंड चौथा कंट्रोल्ड ग्रेसिंग। भी आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, अगर आपको पेड़ काटने हैं, सारे एरिया में पेड़ पेड़ हैं, तो क्या एक बार में पूरा एरिया काट दोगे? नहीं, आप थोड़ा पहले यहाँ पे पेड़ काटोगे और यहाँ पे थोड़े थोड़े इलाकों में, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा इसको एकदम गंजा कर दोगे जमीन को, राइट। उसके बाद फिर इस इलाके में आओगे, फिर इस इलाके में आओगे, तब तक इतने साल बीत जाएंगे कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आपने पेड़ उगाए थे वापस वो पेड़ ऊंचे हो चुके होंगे। तो दिस इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री। क्या पेड़ काट तो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने पूरा जंगली तबाह कर दिया, तरीके से काट रहे हो। एंड ऐसे ही कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ये नहीं कि बहुत बड़ा इलाका है तो भेड़ बकरी को छोड़ दिया जहां मर्जी चर रहा हो, नहीं, कुछ फेंस बनाओगे, फेंस दिख रहे हैं आपको इस फोटो में, कुछ फेंसेस बनाओगे कि भेड़ बकरी इससे आगे ना जाए, ताकि यहाँ की जो क्रॉप है वो रीजनरेट हो पाए, घास रीजनरेट हो पाए। फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे इनको कुछ सालों के बाद, और फिर अगले सीजन में फिर ये रीजनरेट होगा, ठीक। नेक्स्ट इज कवर क्रॉपिंग। आपने एक कटाई करी, राइट, कटाई करने के बाद जब तक आप अगली फसल बोगे अगले सीजन में, तब तक ज़मीन खाली पड़ी रहेगी एंड सॉइल इरोजन होने का खतरा है। तो इसीलिए उस दौरान आप कोई और क्रॉप उगा दो, चाहे उससे आपको फायदा हो या ना हो, लेकिन क्रॉप जरूर उगाओ, कम से कम सॉइल इरोजन ना हो उससे। दिस इज कवर क्रॉपिंग, आप कवर कर रहे हो लैंड को। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। एक ही जगह पे आप ट्राई करो, आपके पास अगर बड़ा फार्म है तो आप फसल भी उगा रहे हो एंड पेड़ पेड़ भी उगा रहे हो, एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो, एंड एनिमल्स को भी वहाँ पे पालन पोषण कर रहे हो। भाई जैसे एनिमल्स का जो मेन्योर है वो आप एक्सक्रीटा है उसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए न्यूट्रिशनल सोर्स, एज ए फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, है ना। और ये जो फसल है इसमें से कुछ हिस्सा इनको दे सकते हो, जो सूखा फसल होगी उसको आप फीड कर सकते हो एनिमल्स को। दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग, राइट। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। एक सीजन में आपने भुट्टा उगाया, अगले सीजन में उसमें बीन्स उगा लो। ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है,
मान लो, कॉमन सेंस की बात है कि एक सॉइल में मान लो आपने भुट्टा उगाया, भुट्टे में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? जादू से? जादू से नहीं आ रहे ना यार, आ रहे हैं तो यहाँ से सॉइल से आ रहे हैं ना वो सारे न्यूट्रिएंट। अगर कई सालों तक आप एक ही फसल उगाते रहोगे तो वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मेज में भुट्टे में आ रहा था, वो न्यूट्रिएंट यानी कि सॉइल में से बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली आपके भुट्टे की क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने एक सीजन एक फसल उगाई है तो अगले सीजन उसी जमीन के ऊपर कोई और फसल उगा लो, है ना? तो फिर ये जो है ये सॉइल में से दूसरा न्यूट्रिएंट लेगी और कुछ और न्यूट्रिएंट देगी। अल्टीमेटली प्लांट्स भी तो सॉइल को एनरिच करते हैं। जब इनकी पत्तियाँ झड़ेंगी, है ना? और भी यहाँ पे सारा ऑर्गेनिक मैटर वगैरह आएगा, इसकी रूट्स ज़्यादा गहरी होंगी, इसकी रूट्स कम गहरी होंगी, राइट? तो अलग अलग तरह की क्रॉप्स का अलग अलग तरीके से इंट्रैक्शन होता है सॉइल के साथ में, ताकि सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहे, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में सॉइल बहुत कम ना हो जाए, उसके न्यूट्रिशन कंटेंट कम ना हो जाए सॉइल का। इसलिए कहा जाता है कि आप अलग अलग सीजन में एक ही जगह पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाओ। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो दैट फिनिशेस दिस चैप्टर। अभी चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट फाइनली ओवर हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी।